स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS NCERT डिस्कशन। टॉपिक है हमारा आज का 11th क्लास की NCERT पॉलिटिकल थ्योरी चैप्टर 1। क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, क्या क्या चीजें कवर करनी है, हमें पढ़नी है। ये पॉलिटिकल थ्योरी होती क्या है, फ्रीडम एक्चुअली होता क्या है, आपको इनइक्वालिटीज देखने मिलती है समाज में। हर इंसान तो एक जैसा है नहीं, इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। सोशल जस्टिस, राइट्स क्या है, सिटीजनशिप, देश का नागरिक किसे कहते हैं, नेशनलिज्म, नेशनलिज्म क्या है, सेकुलरिज्म, पीस, डेवलपमेंट। ये 10 टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी बुक के। इस सेशन, क्योंकि ये 3 पार्ट में होगा, इस सेशन में फर्स्ट 3 पॉलिटिकल थ्योरी इंट्रोडक्शन, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये चीजें हम कवर करेंगे। ऑलराइट, हम चैप्टर 1 का नाम क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। इससे शुरू करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली इस चैप्टर में पूछा क्या जा रहा है। आप इस चैप्टर में देखेंगे व्हाट इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या होती है, व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस, व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी के अलग अलग एस्पेक्ट्स। इस तरीके से आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पॉलिटिकल थ्योरी मतलब थ्योरी तो सर मैथमेटिक्स के अंदर होती है, साइंस के एरियाज में होती है। पॉलिटिक्स में कौन सी थ्योरी होती है? पॉलिटिक्स तो एक ऐसी चीज है जहां पर बेसिकली हम हर इंसान के इंडिविजुअल एस्पेक्ट को देखते हैं। कम्युनिटी लेवल पर अलग अलग कम्युनिटीज के एस्पेक्ट को देखते हैं कि एक ग्रुप है, वो वोट किसी को देता है तो क्यों देता है, एक इंडिविजुअल है, वो अपने राइट्स एंजॉय करता है तो कैसे करता है। मतलब आप इसे थ्योरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, समझे? पॉलिटिकल थ्योरी को हम डेफिनेटली एक थ्योरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज हर इंसान का अलग अलग आइडिया है ऑफ व्हाट पॉलिटिक्स एक्चुअली इज। एक कोई कॉमन कॉन्सेप्ट भले ही नहीं है, बट क्या होता है ना, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पूरा एक सिस्टम ऐसे बना रखा है जिसके तहत आपको इंडिया की पॉलिटी एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से देखने मिलती है। वो हमारा सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब जब भी हम पॉलिटिशियंस का नाम लेते हैं, जब भी हम पब्लिक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट का नाम लेते हैं, तो हमारे मन में ना एक नेगेटिव पिक्चर हमेशा जागने लगती है। हमारे मन में करप्शन, हमारे मन में स्कैम जैसे वर्ड आने लगते हैं, जबकि रियलिटी थोड़ी अलग हो सकती है। हर इंसान थोड़ी ना करप्ट होता है। करप्ट लोग आपको देखने मिलेगा, समाज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट सर्विस के अंदर जो लोग करप्ट हैं, अब ये सोचने का तरीका लोगों के मन में बहुत कॉमन है। इट इज अ वेरी कॉमन थिंग इन इंडिया कि लोग अपने पॉलिटिशियंस को, जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको करप्ट मानते हैं या उनके अलग अलग एस्पेक्ट्स को करप्ट मानते हैं, अपने काम को, उनके काम को करप्ट मानते हैं बेसिकली। और इस वजह से ये सोच हमारे समाज में प्रेवलेंट हुई है और सोच हमारे समाज में लोगों के बीच में आई है। जब हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा, ज्यादातर लोग तो ऐसे बोलते हैं दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स से दूर रहता हूं। बिजनेसमैन हो गए, सिनेमा एक्टर्स हो गए, बिजनेस से जुड़े हुए लोग हो गए, 9 to 5 जॉब करने वाले लोग हो गए, उनको क्या फर्क पड़ता है पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, पॉलिटिक्स तो हमारे लिए है ना। पॉलिटिक्स सिर्फ सरकार तक थोड़ी ना लिमिटेड है कि एक इलेक्शन हुआ, गवर्नमेंट चुनी गई, 5 साल अब उस सरकार को झेलना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। इतना ही थोड़ी ना होता है। पॉलिटिक्स सिर्फ गवर्नमेंट के अलग अलग मैटर्स तक ही कनेक्टेड नहीं है। पॉलिटिक्स हमारी लाइफ को अलग अलग तरीके से इंपैक्ट करती है। देखो, गवर्नमेंट के एक्शंस हमें अलग अलग तरीके से इंपैक्ट करते हैं, हमारे ऊपर इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। सरकार कोई डिसीजन लेती है, हो सकता है हम उस बात से एग्री करते हो, और यह भी हो सकता है कि हम उस बात से अग्री ना करते हो। अगर उस बात से अग्री करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उस बात से अग्री नहीं करते हैं तो हम डिसएग्रीमेंट के केस में प्रोटेस्ट करेंगे, धरना देंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, और सरकार को मनवाने और समझाने की कोशिश करेंगे कि आइए और कानून बदलिए। फार्म्स एक्ट, फार्मर बिल, जो 3 अभी एक्ट आए थे, 3 कृषि कानून आए थे, उस केस में यही हुआ ना, दिल्ली के आसपास किसानों ने घेराव किया, पूरा आंदोलन किया और अल्टीमेटली उसको खत्म करना पड़ा। तो यही तो, दीज पावर्स आर अवेलेबल टू पीपल बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स ओनली। तो इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी तो हमारी लाइफ में हर तरीके से कनेक्टेड है। इफ यू आर नॉट हैप्पी विद गवर्नमेंट तो आपको गवर्नमेंट को चेंज करना पड़ता है। तो एग्जैक्टली व्हाट इज पॉलिटिक्स? मैं जब पॉलिटिक्स की बात करता हूं तो सवाल है सबसे पहला आज का, व्हाट इज पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत आप, जो देश की जनता है, जो देश का एक हिस्सा है, अपने द्वारा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को चुनते हैं और पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार होता है आपके और सरकार के बीच में एक रिश्ते का। हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक अच्छा पॉलिटिकल रिलेशनशिप क्रिएट हो जनता का और सरकार का, और गुड गवर्नेंस का बेनिफिट आपको मिल सके। राइट, अगर सरकार खुश नहीं है, अगर गुड गवर्नेंस का फायदा नहीं मिल रहा, तो जनता स्ट्रगल करेगी।
स्ट्रगल का मतलब समस्या का सामना, और फिर अल्टीमेटली आपको गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सरकार के फैसलों के ऊपर जनता का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है डिसीजन मेकिंग, गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग जनता इन्फ्लुएंस करती है। जनता जो चाहेगी सरकार वही करेगी, इसलिए जनता को क्या कहा जाता है? जनता जनार्दन। इसलिए हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। क्वेश्चन अगेन फिर से आएगा, व्हाई डू वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाट एग्जैक्टली डू वी स्टडी? पॉलिटिकल थ्योरी स्टडी करता है आइडियाज, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे प्रिंसिपल्स, अलग अलग सिद्धांत, आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स, जिनके बेसिस पे आपके देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जिनके बेसिस पर आपके देश में सरकार चलती है, गवर्नमेंट चलती है, जिनके बेसिस पर आपके समाज को, सोसाइटी को हम चलाते हैं, सोशल लाइफ हमारी इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलती है। कास्ट सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम इंपॉर्टेंट है, सेकुलरिज्म इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी को यह दिशा निर्देश कौन देगा, कौन डायरेक्शन देता है, यही पॉलिटिकल थ्योरी का कॉन्सेप्ट। ये सब सिस्टमैटिक तरीके से चले, उन प्रिंसिपल्स और उन आइडियाज के थ्रू हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी सरकार और हमारी सोसाइटी, ये तीनों सिस्टमैटिक तरीके से चले, इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिटिकल थ्योरी फ्रीडम के कॉन्सेप्ट से, कि क्या क्या आजादी देश के सिटीजन्स को, नागरिकों को देनी चाहिए, और क्या पूरी आजादी दे दोगे हर चीज करने की? रिस्ट्रिक्शंस तो लगाओगे कि लोग एक दूसरे के खिलाफ डेफमेशन, झूठे शब्द ना बोले, राइटिंग, दंगे ना भड़काएं रिलीजन के बेसिस पर, तो कुछ तो लिमिट होनी चाहिए। अनलिमिटेड फ्रीडम दे दोगे कि कोविड है, मास्क उतार के बाहर घूमो, क्वारंटाइन नहीं होगे, नहीं, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, आप कहां जा सकते हो, क्या कर सकते हो, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन लगा सकता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है, वो जायज चीजें आप पे लग सकती है। इक्वालिटी, आप सब तो इक्वल है सरकार के लिए, है ना? तो फिर गवर्नमेंट कुछ लोगों को रिजर्वेशन क्यों दे रही है? आप सब इक्वल हो, गवर्नमेंट कुछ लोगों को रिजर्वेशन क्यों दे रही है और कैसे दे रही है? गवर्नमेंट कैसे ऑफर कर ले रही है उनको रिजर्वेशन? वो तो एक ऐसी चीज हो गई कि कुछ लोगों को, ज्यादा लोगों को आप एक ही तरीके से ट्रीट कर रहे हो, कुछ लोगों को स्पेशल तरीके से ट्रीट कर रहे हो। अरे, जो सोसाइटी के अंदर जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो पिछड़े वर्ग है, उनको आगे लाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, अच्छी एजुकेशन देने के लिए, जॉब्स देने के लिए आप रिजर्वेशन दे रहे हो। हाँ, वो इक्वालिटी के प्रिंसिपल के खिलाफ है, बट वो जरूरी है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रीवियस क्लासेस में 11 से पहले की क्लासेस की एनसीईआरटी में है, आप सबने पढ़ा है, एनसीईआरटी क्लासेस में है। इसलिए स्पेशल प्रोटेक्शन उन लोगों को जो कि अनइक्वल सिचुएशन में है, ताकि उनको भी इनइक्वालिटी से बाहर लाकर इक्वालिटी के रास्ते पे ले जा सके। अच्छी बात है जी। तो फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म जैसे कॉन्सेप्ट पे क्लैरिफिकेशन मिलती है इस पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिक्स के सिद्धांतों से। बट इज इट रेलेवेंट फॉर अस नाउ? 75 साल हो गए सर आजादी को, वी हैव अचीव्ड फ्रीडम, वी हैव क्रिएटेड ए डेमोक्रेसी, वी हैव क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अस, और उसे रेगुलर अमेंड भी करते रहते हैं, आज तक 105 बार चेंज हो चुका है। देश लोकतांत्रिक है, रेगुलर इलेक्शन होते हैं, सरकार है, सब कुछ, पूरा सिस्टम चल रहा है। तो क्या आज के टाइम पे भी रेलेवेंट है? सिस्टम चल रहा है, पर सिस्टम को अगर समझना है तो पॉलिटिकल थ्योरी ही तो समझाएगी कि सिस्टम आखिरकार चल कैसे रहा है, और अगर सिस्टम में कुछ चैलेंजेस है तो चैलेंजेस दूर कैसे होंगे। इंडिया एक फ्री कंट्री है, आजाद देश है। इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, जहां पर इक्वालिटी और फ्रीडम को बढ़ावा दिया जाता है। इक्वालिटी अलग अलग तरीके से, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, अलग अलग तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो लोग अनइक्वल सिचुएशन में, उनको आगे लाने की कोशिश की जाती है। पीपल में एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। देखो, हम क्या है, इलेक्शन जब वोट डालने जाते हैं, लाइन में सब खड़े हैं, और इलेक्शंस के टाइम पे सब इक्वल है, कोई बड़ा छोटा, कोई अमीर गरीब नहीं है, सब इक्वल है। इसीलिए तो मैंने बोला, बिकॉज सब इक्वल है। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी हमारे देश में एग्जिस्ट करती है। जब वोट डालने जाते हैं, मैं वोट डालूं, अब मानी जी वोट डालें, शाहरुख खान वोट डालें, सबका एक ही वोट जाएगा, पर फिर भी तब भी डिस्क्रिमिनेट होते हैं लोग सोशली, कास्ट के बेसिस पर, अमीर और गरीब के बेसिस पर होते कि नहीं होते? ये जो प्रीवियस क्लास एनसीईआरटी है उसके अंदर बहुत अच्छे से कहानियों के थ्रू मेंशन भी है। तो मैं यही तो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ लोग सोसाइटी के अंदर एक प्रिविलेज्ड सेक्शन से, एक अमीर परिवार से, एक ऐसे परिवार से जहां पे पावर है, एक ऐसी पोजीशन से जहां पर पावर एग्जिस्ट करती है, वहां से बिलोंग करते हैं, और काफी लोग तो बेसिक नेसेसिटी भी प्राप्त नहीं कर पाते, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। उनके लिए फ्रीडम एक बहुत बहुत बड़ी चीज है, आजादी एक बहुत बड़ी चीज है। ऑल्दो फ्रीडम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, सबको गारंटी करता है, बट वही बात है ना कि हर इंसान को यह अधिकार मिल नहीं पाता। अब आप बात करते हैं फ्रीडम ऑफ लाइवलीहुड, जो काम करना चाहो कर सको, उसका अधिकार है आपके पास। पैसे नहीं होंगे तो कहां से करोगे? कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग, कास्ट के लोग, उनको उस दायरे से ही बाहर नहीं आने दिया जाता।
कि आप यही काम करेंगे। अगर आप महिला ढोने का काम करते तो यही करेंगे। इसके लिए राष्ट्रीय गरिमा अभियान शुरू किया हमने। जो महिला ढोते थे, महिला ढोने का मतलब समझते हैं आप? ऐसे लोग जो पास्ट में एक प्रथा, एक सिस्टम चलता हुआ आ रहा था कि कुछ लोअर कास्ट कम्युनिटी के लोगों से हम सीवेज सेप्टिक टैंक साफ करवाते थे। ऑलराइट। और इस वजह से जो अलग अलग कम्युनिटीज थी उनको आगे ही नहीं बढ़ने दिया जा रहा था। जनरेशन बाय जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। खुद से ही क्लीन मैनुअल स्कैवेंजिंग करने का, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल आया भी हुआ है। मैनुअल स्कैवेंजिंग को दूर करने के लिए सरकार राष्ट्रीय गरिमा अभियान लेकर आई थी। मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब जो हाथ से मैला ढोते हैं। अब ऐसे लोगों को एक नया रास्ता मिले, एक नया मौका मिले, बेहतर जिंदगी मिले, उनके बच्चे पढ़ लिख सके, अच्छी नौकरियां कर सके, इनको बेसिकली एम्पावर करना है। उसके लिए राष्ट्रीय गरिमा अभियान लेकर आए थे सरकार। गवर्नमेंट ब्रॉट दिस स्कीम टू इंश्योर डिग्निटी फॉर the people who used to do manual scavenging in our country. All right. So I just said, Constitution guarantees certain freedom to you, which is interpreted in different way. Example, right to life has been interpreted by the courts to include so many things: right to have a livelihood, right to information, right to clean environment, so many things. इतनी चीजें right to life के तहत जुड़ी हैं। जीवन के अधिकार के तहत पर्यावरण साफ मिले, सूचना का अधिकार, जीवन व्यापन का अधिकार, ये सब आपको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिला है और उसके इंटरप्रिटेशन के थ्रू मिला है और अलग अलग राइट्स के इंटरप्रिटेशन के थ्रू मिला है। राइट। सोसाइटी में जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको हम इंटरप्रेट करके डील करते हैं। इसके साथ साथ अब वर्ल्ड चेंज हो रहा है। आज बड़े बड़े थ्रेट्स जैसे साइबर अटैक, ये तब नहीं थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950, 26 जनवरी जब अडॉप्ट हुआ था हमारे देश में और लागू हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था, तब ऐसे बड़े बड़े थ्रेट्स नहीं होते थे। ये अब थ्रेट नए जागे हैं, न्यू एज थ्रेट हैं। जैसे साइबर अटैक हो गया, ये हमारी फ्रीडम के ऊपर थ्रेट है। ये नए नए प्रकार के खतरे हमारी आजादी, हमारी स्वतंत्रता पे आते हैं। These are different and new kind of threats on our freedom, like cyber attack, which did not exist when the constitution was created or formed. Global communication technology today is making it easier for activists to connect with each other. अब इंडिया में अगर कोई प्रोटेस्ट चल रहा है तो दुनिया के लोग हमें सपोर्ट करते हैं, उस टाइम पे उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। सोशल एक्टिविस्ट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ट्विटर, सिग्नेचर कैंपेन, फेसबुक, अलग अलग सोशल मीडिया से कनेक्ट होकर चलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइबल्स के कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, रिस्पेक्ट करना है, सोशल एक्टिविज्म, तो पूरा एक नेटवर्क कनेक्ट हो पाया है नई टेक्नोलॉजी की वजह से। यही मुद्दे की बात है कि कई सारे थ्रेट्स भी आए हैं और कई सारे सुधार भी आए हैं। राइट। और कोई इसका गलत इस्तेमाल ना करे टेररिज्म के लिए, क्राइम्स के लिए, उससे हमें प्रोटेक्ट भी करना है। मतलब फ्रीडम है, हम सबके पास फ्रीडम है, बट उस फ्रीडम का मिसयूज करके कोई टेररिज्म या क्रिमिनल एक्टिविटीज को बढ़ावा देगा तो उसको कंट्रोल किया जाएगा। मतलब फ्रीडम भी एक दायरे के तहत है, एक नेट के अंतर्गत है, ताकि कोई क्रिमिनल माइंडसेट का है, कोई आपराधिक सोच का है, उसको रोक सके। अब हमें इस पॉलिटिकल थ्योरी को प्रैक्टिस में डालना है। वी हैव टू पुट द पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस। थ्योरी कब तक ही देखेंगे, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होगा थ्योरी का। और ये किताब 11वीं क्लास की एनसीईआरटी यही तो चाहती है कि हम सिर्फ थ्योरी नहीं समझे, हम उस थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी समझे। सिर्फ किसी चीज की शुरुआत कहां से हुई, उसका मतलब क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पॉलिटिकल आइडियाज क्यों इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम, इक्वालिटी, सिटीजनशिप, जस्टिस, डेवलपमेंट, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, इनका मीनिंग समझ के शांति से ना बैठे, इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझे। बट कोई भी चीज के ऊपर चर्चा आप तभी शुरू कर सकते हैं जब आपको पता हो व्हाट डज इट मीन एंड हाउ डज इट मैटर, क्या मतलब है और क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो रहे हैं दुनिया भर के अंदर, उन्होंने हमेशा से पूछा है व्हाट एग्जैक्टली इज फ्रीडम, व्हाट एग्जैक्टली इज इक्वालिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, पीपल ऑफन जंप द क्यू इन शॉप्स और डॉक्टर्स वेटिंग रूम्स और गवर्नमेंट ऑफिसेस के होता है ना कि एक लाइन लगी हुई है, कतार है, लोग खड़े हैं और कुछ लोग कतार लाइन तोड़ के आगे चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, हमें बुरा लगता है क्योंकि हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, हम सब इक्वल है। हम अगर कोई राशन की लाइन है फॉर एग्जांपल, कोई लाइन तोड़ के कैसे आगे जा सकता है जी, हम सब इक्वल हैं, सबको लाइन से सबको बारी से मिलेगा। जब बारी आएगी आपकी, पैसा दे रहे हो आप इसके लिए या सरकार आपके लिए स्कीम चला रही है, तो आप कोई लाइन कैसे तोड़ सकता है, ये तो गलत है। फिर ये कोई बंदा बीच में आके लाइन से आगे आके निकल गया और बोलता है, कोई रोकेगा उसे तो बोलता है जानता नहीं है मेरा बाप कौन है। दिल्ली में तो ये कल्चर बहुत कॉमन है। तो ये तो इक्वालिटी नहीं है, दिस इज नॉट इक्वालिटी। एट द सेम टाइम, if there are separate counters for the old people and differently abled people or women, we understand that such special treatment is justified। कि अलग से आप एक काउंटर बना रखे हो बुजुर्ग लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए एक काउंटर है,
उन लोगों के लिए जो दिव्यांगजन है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनको स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड कर रहे हो, स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसको आप जस्टिफाइड मानते हो। तो इक्वालिटी को जब आपको समझना है तो सिचुएशनल होती है इक्वालिटी। कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि सबको इक्वल कंसीडर करोगे, नो, इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। जो एक जैसे उनको एक जैसे ट्रीट करो, जो एक जैसी सिचुएशन में नहीं है उनको हेल्प करने के लिए उनको अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करो। ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन। ये है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इक्वालिटी का जिस्ट है। मेनी पुअर पीपल कैन नॉट गो टू अ शॉप और डॉक्टर बिकॉज दे डोंट हैव द रिक्वायर्ड मनी टू पे। किसी दुकान से कुछ सामान खरीदना है, किसी डॉक्टर को दिखाना है, बहुत ज्यादा फीस चार्ज की जाती है डॉक्टर के द्वारा, सामान बहुत महंगा है, इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। इट इज नॉट फेयर दैट इन अ सोसाइटी सम मेंबर्स कैन नॉट इवन हैव द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। ये कैसे आप सर बर्दाश्त कर सकते हो कि कुछ लोगों के पास रोटी कपड़ा मकान जैसी बुनियादी जरूरतें नहीं है और उनके सामने लोग एंटिलिया जैसे घर बना के बैठे हैं 4-4, 5-5 हजार करोड़ के, बेसिक नीड्स तक लोगों की सेटिस्फाई नहीं हो पा रही। तो इक्वालिटी के अंदर आपको फेयरनेस, इक्वालिटी के अंदर आपको फेयरनेस दिखनी चाहिए। फेयरनेस मतलब किसी एक का फायदा ना हो, सबका फायदा करने की कोशिश करो। ओनली वन शुड नॉट बी बेनिफिटेड, या कुछ लोग ही एक्सप्लॉइट ना हो और बाकी लोग उनको एक्सप्लॉइट करें, बल्कि सबको फायदा मिले। खासकर उनको प्रोटेक्ट करें जो एक्सप्लॉइटेड हैं, जो डिस्क्रिमिनेटेड है, जिनके साथ भेदभाव हुआ है, जो वल्नरेबल है, जो डिसएडवांटेजेड सिचुएशन में है, डिसएडवांटेजेड सिचुएशन में, डिसएडवांटेज में है। अब जैसे कई सारे बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पाते, क्यों? क्योंकि दुकान पे काम करना है या मजदूरी करनी है, मतलब पेट तो पालना है, क्या करें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A के तहत प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट गारंटी करती है सबको, 6 से 14 साल के बच्चों को, 6 to 14 ईयर्स स्टूडेंट को, 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स को गारंटी करती है। एक फॉर्मल राइट है आप सबके पास, बट क्या सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं? क्या ये सच्चाई है? नो। तो गवर्नमेंट को और कुछ करना है ताकि इन बच्चों को जो स्कूल से बाहर हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं, उनको स्कूल भेजा है। बच्चों की जो पढ़ने की एज है, फॉर्मेटिव एज है पढ़ने की, कुछ करने की, उसमें वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए। पेरेंट्स को भी ये चीज इंश्योर करनी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, यू मे सी दैट आर आइडिया ऑफ इक्वालिटी इज वेरी कॉम्प्लेक्स। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, इतनी सिंपल, इतनी आसान नहीं है। जितनी ईजी दिखती है उतनी ईजी है नहीं। अगर कोई डिसेबिलिटी, डिफरेंटली एबल्ड है, डिसेबिलिटी का सामना कर रहा है, कोई वल्नरेबल है, तो उनको स्पेशल प्रोविजंस चाहिए। इसलिए समाज के कई सारे तबके रिजर्वेशन की मांग करते हैं। व्हेन वी कैन नॉट इवन अफोर्ड बेसिक नीड्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी इज नॉट इनफ। कि लोग जो बेसिक जरूरतें भी नहीं पूरी कर पा रहे, उनको आप इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की भी कोशिश करोगे। कि फॉर एग्जांपल एक रेस चल रही है, हम सब उस रेस में खड़े हुए हैं, मेरा एक पैर नहीं है, मैं कैसे उस रेस में आज जिनके 2 पैर है उनसे आगे भाग पाऊंगा? तो आपने गोल पोस्ट सबके लिए इक्वल रख दिया और कह रहे हो इक्वल अपॉर्चुनिटी है, पर भाई मेरे पास तो बेसिक चीजें भी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा उधर, मैं कैसे क्रॉस करूंगा? तो हमें एनेबल करना जरूरी है, लोगों को मदद करनी जरूरी है, एम्पावर करनी जरूरी है लोगों को। हमें लोगों को अलग अलग मेथड्स के थ्रू जॉब देकर, मिनिमम वेजेस गारंटी करके कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, कम तनख्वाह पे काम करा रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी, स्कूलिंग, एजुकेशन, ये सब प्रोवाइड करना है। अच्छी तनख्वाह आपको मिले, जॉब मिले, सब कुछ मिले, ये सब, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट? तो आपको रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड गवर्नमेंट लोगों के प्रति रखे, रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट जनता के प्रति रखे, सरकार जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी रखे टू एंश्योर फेयरनेस। तो इसलिए इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं तो यही चीज है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू ब्रिंग इक्वालिटी इफ द सोसाइटी इज नॉट इक्वल। इसीलिए तो ये सरकार के कंधे पे हमने काम दे दिया है कि अब आपको इक्वालिटी लानी है। जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है वो डिबेट करते हैं, ओपिनियन, पार्डन मी, वो डिबेट करते हैं, वो ओपिनियन गैदर करने की कोशिश करते हैं, लोगों का क्या मत है, क्या कहना चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट सही काम नहीं करती तो उन्हें सही रास्ते पे लाने की कोशिश करते हैं ताकि हमें फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी, इसका बेनिफिट मिले। हमारे देश के अंदर नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म को प्रमोट करें हम, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो हम क्यों पढ़ें पॉलिटिकल थ्योरी? इसी क्वेश्चन का सबसे बड़ा आंसर, दैट वी मे हैव political ideas but we do need to study political theory to understand the deep nuances। हमें सबको थोड़ा बहुत आइडिया, हमारे देश में सबको है, क्रिकेट और पॉलिटिक्स का हम सबको ही थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, हम सबको ही थोड़ा थोड़ा ज्ञान है। पर सबसे बड़ी बात यह है ना कि हम तो सरकार नहीं चला रहे, हम अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए, जो पॉलिटिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए ही है, या जो ब्यूरोक्रेट्स पॉलिसी बना रहे हैं, या जो टीचर पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा रहे हैं मेरी तरह,
या जो लॉयर्स हैं जो कोर्ट में लॉ का काम कर रहे हैं, जज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर रहे हैं, किसी लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हैं, या बेसिकली आपको यही समझना है पॉलिटिकल थ्योरी एक ऐसी चीज है जो कि कुछ लोग सोचते हैं कि उनके लिए बनी नहीं है, बट इट इज फॉर एवरीबडी, इट इज फॉर ऑल दी सिटीजन्स हु हैव द राइट टू वोट। जो भी वोट करने लायक है, जो भी देश के नागरिक खुद को मानते हैं, उनके लिए है। तो इसलिए बेसिक नॉलेज होना पॉलिटिकल आइडियाज के बारे में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जिसके बेसिस पर ये आज पूरी दुनिया दुनिया बनी है जिसमें हम रह रहे हैं ना, वो जरूरी है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल थ्योरी हम क्यों पढ़ें, हमें इसलिए पढ़ना है ताकि हम गवर्नमेंट की मनमर्जी को, आर्बिट्ररी एक्शंस को रोक सकें, गवर्नमेंट से इफेक्टिव गवर्नेंस क्रिएट करवा सकें। सरकार पॉलिसीज बनाए तो हमारे इंटरेस्ट के लिए बनाए, मीडिया अपना रोल प्ले कर सके, गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स अपना रोल प्ले कर सके, फ्रीडम, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म जैसी चीजें हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सके। कि देखिए ना, आजादी, फ्रीडम बहुत जरूरी है, हर इंसान के पास ये अधिकार होना चाहिए। हमारे खुद के ही कई सारे बायस होते हैं, कई सारे प्रेजुडिस होते हैं दूसरों के प्रति, who are different from us. We ourselves have prejudice against people who are different from us. If we feel oppressed, we want it to be redressed as soon as possible. हम चाहते हैं हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसका जल्दी से जल्दी समाधान ढूंढा जाए। अगर वो डिले हुआ तो हम क्रोधित होते हैं। अब जैसे हमारे देश में नक्सलिज्म शुरू हुआ, क्या था कि गवर्नमेंट्स ने बोल दिया कि जमींदारों से प्रॉपर्टी लेकर आम जनता में बांटो, प्लीज टेक प्रॉपर्टी फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द पुअर फार्मर्स हु आर लैंडलेस। द जमींदार इन द एडमिनिस्ट्रेशन कल्यूडेड, जमींदार और प्रशासन मिल गए और जनता में जमीन बांटी नहीं। अल्टीमेटली लोगों ने क्रोध में आके, गुस्से में आके नक्सलवाद का रास्ता अपनाया, वायलेंस अपनाया, जमींदारों को मारना शुरू किया। मैं इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, बट वायलेंट रेवोल्यूशन होता है तो क्यों होता है? समबडी फील ऑप्रेस्ड, कि उन्हें ऑपरेशन का ऐसा सामना करना पड़ता है कि उनको कोई दबाने की कोशिश कर रहा है और उसकी वजह से उनका गुस्सा निकलता है इन द फॉर्म ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है ना? अगर हम प्रिविलेज सेक्शन से, हम तो शहरों में रहते हुए अच्छे परिवारों में जिए हैं, 3 टाइम का खाना मिला है हमेशा से, तो हम कहेंगे हाँ, कहाँ कोई प्रॉब्लम है, देयर इज नो ऑपरेशन इन इंडिया, कोई गरीबी, कोई दिक्कत तो है नहीं, सब चंगा सी, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज वेल, नोबडी हैज एनी प्रॉब्लम। और फिर हम गवर्नमेंट को कहेंगे गवर्नमेंट सही कर रही है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे। देखो, गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म से कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट को डायरेक्शन देने वाले आप लोग हो। अगर गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही तो आपने सही से डायरेक्शन नहीं दी है, तो आप पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप नेताओं को क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसका कोई बेनिफिट है नहीं एक्चुअली। मीनिंग ऑफ नक्सलिज्म, नक्सलबाड़ी एक एरिया था बंगाल का जहां पे ये वायलेंस वाली आइडियोलॉजी, जहां पे किसान जमींदारों को मार दे रहे थे, वो शुरू हुई थी। इसलिए उस आइडियोलॉजी को ही नक्सलिज्म कहा जाने लगा कि जमींदारों को मारो, उनकी जमीन छीनो और खुद में बांट लो। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स, आप प्रिपरेशन कर सकते हो एनसीईआरटीज की, जो कि यूपीएससी और बाकी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बिल्कुल फाउंडेशन होता है। इसकी प्रिपरेशन स्टडी IQ IAS के साथ आप जुड़कर लाइव कर सकते हो। 3 से 4 महीने का 100 डेज का ये बैच रहेगा। बैच 2 है, बैच 1 हमारा शाम 7 बजे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, हजारों बच्चे उसमें जुड़े हैं। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है बैच 2, जो अब नया बैच आ रहा है, जो कि 30 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, बेसिकली न्यू ईयर से स्टार्ट हो रहा है आपका बैच, 2023 से स्टार्ट हो रहा है। तो 2023 से आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो लेते हो, सिविल सर्विस एग्जाम को प्रिपेयर करने की, किसी PCS एग्जाम को प्रिपेयर करने की, तैयारी करने की, एक रेजोल्यूशन, एक विश्वास, एक प्रॉमिस खुद से लीजिए और लग जाइए प्रिपरेशन में। फीस भी ज्यादा नहीं है, अफोर्डेबल है आपके लिए, ओनली 1500 रुपीज, जिसमें आपको एक कोर्स अवेलेबल होगा। 12 बजे दोपहर को क्लासेस हुआ करेंगी, 12 से 2:30-3 बजे तक, लगभग 2.5-3 घंटे की क्लासेस डेली होंगी, मंडे टू सैटरडे। मैंने बताया एनसीईआरटी तो बिल्कुल बुनियाद है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए एनसीईआरटी सबसे ज्यादा जरूरी है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में भी डायरेक्टली 30 से 35 सवाल हर साल आपको देखने मिलते हैं एनसीईआरटी से। और आजकल इतनी किताबें मार्केट में आ गई हैं, सबसे बेसिक बुक जिससे क्वेश्चंस निकलते हैं वो एनसीईआरटी ही है। अभी भी बहुत सिंपल लैंग्वेज है, समझना भी मुश्किल नहीं है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब मैं एक बार आपको पैटर्न दिखा देता हूं, हम क्लासेस किस तरीके से करेंगे, पूरा स्टडी प्लान समझा देता हूं और आपको उससे समझ आ जाएगा कि किस प्रकार हमारी क्लासेस होंगी। जनवरी से ज्योग्राफी से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, 2 जनवरी से 8 फरवरी तक ये क्लास चलेंगी। उसके बाद पॉलिटी एनसीईआरटी कराई जाएंगे, 6 to 12 क्लास कराई जाएंगे, सारी एनसीईआरटी, इसको छूटेगा नहीं, इसकी चिंता आप मत करना। पुरानी नई एनसीईआरटी सबको जोड़कर उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स को एक साथ इकट्ठा करके आपको इस सेशन के थ्रू, इन क्लासेस के थ्रू करने का मौका मिलेगा। उसके बाद पॉलिटी का मैंने आपको बताया, पॉलिटी एनसीईआरटी मैं खुद कराऊंगा। इकोनॉमिक्स में आपको खुद कराऊंगा, इकोनॉमिक्स में हम 9th to 12th करेंगे, उससे पहले की इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। और पॉलिटी के अंदर 6 to 12th करेंगे। ऐसे ही बाकी फैकल्टीज जैसे रोहन त्यागी सर, प्रशांत तिवारी सर, आशीष सर, सौरभ सर, कई सारे टीचर्स हमारे आपको बाकी सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी भी पढ़ाएंगे, साइंस, सोसाइटी एक्सेट्रा। तो ये सब आपको देखने मिल रहा है एज पार्ट ऑफ दिस होल कोर्स।
तो ये सब कवर कराया जाएगा और आपका अच्छे से हम सारी बुक्स कवर कराएंगे, न्यू और ओल्ड एनसीईआरटीज का कॉम्बिनेशन करवाएंगे। तो इससे आपका प्रिपरेशन का बिल्कुल फाउंडेशन, बिल्कुल बेस तैयार होगा और आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। तो जरूर जुड़िएगा। जुड़ना कैसे है ये भी मैं आपको बता दूं। आप जाइए studiiq.com पे, ये हमारी वेबसाइट है। studiiq.com पे जाके आपको हमारे लाइव कोर्सेज में एनसीईआरटी बैच देखने मिलेगा। लाइव कोर्सेज जैसे ये आपको लाइव 100 डेज बैच 2 देखने मिल रहा है। ईयर एंड सेल के तहत आपको ये कितने का मिलेगा? 1500 रुपीज का। आपको लॉगिन करना है, तो अब लॉगिन करने के बाद ऐसे आप 100 डेज का कोर्स बैच 2 देख सकते हैं। 1599 का दिख रहा है, इतना पे नहीं करना आपको। आप अगर मेरा कूपन कोड यूज करेंगे, वसु लाइफ कूपन कोड, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। मैं सबसे ज्यादा कोर्सेज, सबसे ज्यादा टॉपिक्स इस कोर्स के अंदर ले रहा हूं। हमारे कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपको ऑफर अवेलेबल पे क्लिक करना होगा। बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, बट उसमें आपको उतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा जितना आपको वसु लाइफ कूपन कोड करके मिलेगा। तो 1499 मतलब 1500 रुपीज का फाइनल अमाउंट आपको पे करना है। 2 साल के लिए कोर्स वैलिड रहेगा। लाइव क्लासेस आपकी चलेंगी लगभग 3 से 4 महीने, 4 महीने टू बी एग्जैक्ट। 100 डेज से तो ज्यादा ही चलेंगी। मैं खुद पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इस बैच में पढ़ाऊंगा। तो जरूर आप सबसे मिलते हैं हम हमारी लाइव क्लासेस में। जरूर कोर्स लीजिएगा और जुड़िएगा स्टडी IQ IAS के एनसीईआरटी बैच में। गुड लक। आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी। टेलीग्राम ऐप पे जाइए, आपको सर्च करना होगा वसु कटारा स्टडी IQ। अचीव यूपीएससी नाम से ग्रुप देखने मिलेगा। ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो wasu.katara@studiiq.com पे। टेलीग्राम चैनल पर वसु कटारा स्टडी IQ, मेरे को मेल कर सकते हो wasu.katara@studiiq.com। चैप्टर 2 कहता है एनसीईआरटी का फ्रीडम। फ्रीडम किस किस प्रकार की फ्रीडम, ये सब नोट्स में वैसे लिखा है। नोट्स सब लिखा ही है आपके लिए, हिंदी इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है। बट स्टिल मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा, डिस्कस करना चाहूंगा कि फ्रीडम क्या है। और फ्रीडम की जब हम बात करते हैं तो 2 लोगों की फोटो देखनी जरूरी है। एक तरफ नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के ग्रेट लीडर, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड सिस्टम, जहां पे जो लोकल अफ्रीकन ब्लैक पॉपुलेशन थी उनके साथ जो भेदभाव होता था उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। दूसरे हाथ पे ऑंग सांग सूची, म्यांमार की एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन, जिन्होंने मिलिट्री रूल के खिलाफ आवाज उठाई और म्यांमार में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी। अब वापस मिलिट्री गवर्नमेंट आ गई है म्यांमार के अंदर। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश, बर्मा जिसे कहते थे, ठीक है ना। तो मुद्दे की बात है, आइडिया है क्या फ्रीडम का, व्हाट एग्जैक्टली इज फ्रीडम। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज फ्रीडम। फ्रीडम क्या सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए होती है, आप और मेरे जैसे लोगों के लिए होती है, या समाज में सबके लिए अवेलेबल है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए अवेलेबल है। फ्रीडम भी अलग अलग डायमेंशंस पे बटी है। व्हाट इज पॉजिटिव फ्रीडम एंड व्हाट इज नेगेटिव फ्रीडम। और फिर हम बात करेंगे हार्म प्रिंसिपल के बारे में। तो मंडेला साहब के बारे में एक बार चर्चा करते हैं, ठीक है जी। नेल्सन मंडेला जी ने अपनी जिंदगी के कई साल जेल में ही बिताए हैं। फर्स्ट 18 years ऑफ हिज 27 year जेल टर्म वॉज स्पेंट एट रॉबिन आइलैंड प्रिजन, जो कि एक बहुत फेमस प्रिजन है, साउथ अफ्रीका का बहुत प्रसिद्ध एक जेल है। वहां पर इन्होंने काफी समय बिताया है, कई साल बिताए हैं। और अल्टीमेटली इन्होंने अपार्थाइड का सिस्टम खत्म करवाया साउथ अफ्रीका के अंदर। अपार्थाइड मतलब इंस्टीट्यूशनल सेग्रीगेशन, वहां के लोकल लैंग्वेज में इंस्टीट्यूशनल सेग्रीगेशन का सिस्टम, कि लोगों को अलग रखा जाता था। कि जो व्हाइट पॉपुलेशन है, जो ब्रिटिश हैं, जो यूरोपियन है, वो अलग जगह रहेंगे, अलग घर होंगे उनके, पॉलिटिक्स में भी उनके पास अलग पावर होगी। और जो बाकी ब्लैक्स हैं, जो नेटिव हैं साउथ अफ्रीका के या इंडियंस हैं, उनके साथ अलग ट्रीटमेंट होगा, अलग जगह रहेंगे। कई कई जगहों में रेस्टोरेंट्स में तो ऐसा लिखा जाता था, ब्लैक्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं तो क्या है। ऐसे रेशियल सेग्रीगेशन था। सेग्रीगेशन मतलब बंटवारा, बांट रखा था रेस के आधार पर, कि कोई यूरोपियन है, कोई ब्रिटिश है, कोई गोरा है, तो कोई अश्वेत है, ब्लैक है। ऑलराइट, तो ये पूरा सिस्टम चलता था आपका साउथ अफ्रीका में। उसकी वजह से इनजस्टिस ब्लैक कम्युनिटी के ऊपर आपको देखने मिलता था। इसको आप व्हाइट सुप्रीमेसी भी कह सकते हैं। लोकली इसे बास कैप कहते थे, बास कैप, व्हाइट सुप्रीमेसी। अंग्रेजों ने इंडिया में भी जब राज किया था तो हमेशा से यही उसूल हमारे दिमाग में डाला, दैट वी आर व्हाइट मैन्स बर्डन, कि अंग्रेज हमें सुधारने आए हैं, हम उनके ऊपर एक बोझ है। तो अपार्थाइड सिस्टम में मैंने बताया, नॉन व्हाइट साउथ अफ्रीकन जो मेजॉरिटी थे पॉपुलेशन का, वो अलग सेपरेट एरियाज में रहते थे। उनके पास सेपरेट पब्लिक फैसिलिटी होती थी, सेपरेट घर, सेपरेट जगह, सड़क पे भी अलग चलना है। फिर जब नेल्सन मंडेला जी प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, उन्होंने ये इंश्योर किया, ये कोशिश करी कि व्हाइट पॉपुलेशन ब्लैक पॉपुलेशन को इक्वली ट्रीट किया जाए एंड दे गेट इक्वल फ्रीडम अपॉर्चुनिटी। ही वॉज अ वेरी फार साइटेड पर्सन, बहुत ज्यादा दूरदृष्टि थी इनकी। एंड ही प्रिडिक्टेड
दैट नाउ ब्लैक्स आर इन पावर, अब जो नेटिव साउथ अफ्रीकन की गवर्नमेंट बन गई है, तो इट वुड बी पॉसिबल दैट नाउ व्हाइट विल बी ट्रीटेड एज द सेम लाइक हाउ ब्लैक्स वर ट्रीटेड अर्लियर। कि जब सरकार बनी इनकी, ये समझ गए कि अब जो भेदभाव पहले होता था वो रिवर्स हो जाएगा। पहले व्हाइट्स जो थे वो ब्लैक्स के ऊपर सेग्रीगेशन कर रखा था और उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करते थे। अब ब्लैक्स जो है वो व्हाइट्स के साथ डिस्क्रिमिनेट करेंगे, क्योंकि अब इनके हिसाब से गवर्नमेंट चलेगी। प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला बने हैं फ्रॉम दी लोकल नेटिव कम्युनिटी। तो ये समझ गए, इन्होंने कहा देखो किसी ने हमारे साथ गलत किया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम भी उनके साथ गलत करेंगे। काफी हद तक इनकी सोच गांधी जी से इंस्पायर्ड थी, गांधी जी से प्रभावित थे। तो इन्होंने यही कहा कि रिलीजन और रेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको इक्वली ट्रीट करोगे और सबके पास अपनी फ्रीडम होगी। और इस तरीके से साउथ अफ्रीका के अंदर, हम एनसीईआरटी भी बात करता है इस पे, फ्रीडम लेकर आ पाए। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू एंश्योर दैट साउथ अफ्रीका गेट्स फ्रीडम, बट इट डिड। एंड आफ्टर दैट ऐसा ही छोड़ सकते थे सिस्टम, आजादी तो मिल गई थी, बट नहीं, इन्होंने देखा कि अब किसी के साथ कुछ गलत ना हो, तो सबके लिए इक्वालिटी, सबके लिए फ्रीडम इंट्रोड्यूस करी इन्होंने। दिस इज अ वेरी बिग थिंग। अब यही ऑंग सान सू की का एग्जांपल देखते हैं। मिस सू की वैसे म्यांमार की है, इंडिया में इन्होंने एजुकेशन ली है। इन्होंने किताब लिखी है फ्रीडम फ्रॉम फियर, अगर आप कभी पढ़ेंगे ना तो मेरे को काफी अच्छी लगी, पर बहुत आइडियलिस्टिक लगी टू बी ऑनेस्ट। खुद को आइडियलिस्टिक दिखाने के लिए कि मैं ये करूंगा तो मैं करूंगी तो सही है, वो करूंगी तो सही है, लाइक दैट, बट इट्स गुड बुक, यू कैन रीड इट। 1991 के अंदर ऑंग सान सू की को नोबेल प्राइज मिला। इनकी तो एक मूवी भी बन रही है, आई थिंक द लेडी के नाम से एक मूवी भी बन रही है, पहले बुक थी। तो म्यांमार के अंदर वहां की लोकल जनता गवर्नमेंट, या वो गवर्नमेंट जो मिलिट्री के द्वारा चलाई जाती थी, जहां पर मिलिट्री ही सारे फैसले लेती थी, डेमोक्रेसी बस नाम के लिए, और वो भी नहीं थी। तो ऐसा देश जो फ्री नहीं था, जहां पर फ्रीडम नहीं थी, वहां पर आपको ऐसा एग्जाम्पल म्यांमार के अंदर आपको ऐसा एग्जाम्पल देखने मिलता है। म्यांमार में अभी फिर कू हुआ है। अच्छा, कू का मतलब क्या होता है? COUP। कू का मतलब तख्ता पलट, जब मिलिट्री डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के खुद आ जाती है, जैसे नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में किया था और खुद लीडर बन गए थे पाकिस्तान के। चलो ये दो एग्जांपल दिए, बट व्हाट इज फ्रीडम सर? सर व्हाट इज फ्रीडम? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रीडम। फ्रीडम, आई कैन डिफाइन इट एज एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट। एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मतलब बंधन। आपको किसी बंधन में नहीं बांधा जा रहा, आपको किसी तरीके से रोका नहीं जा रहा। अगर आपको कोई रोक नहीं रहा तो आप फ्री, isn't it? So absence of constraint is only one dimension of freedom. Okay, it is just one part of it. Freedom is also about expanding the ability of people to freely express themselves and develop their internal potential. कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। एक्सप्रेस क्या सिर्फ बोल के करते हैं? क्या फैसले हम जो जिंदगी के लेते हैं वो isn't it an expression of ourselves? हम सिर्फ बोल के थोड़ी ना खुद को एक्सप्रेस करते हैं। इन एनी वे, बोल के, लिख कर, किसी को सिग्नल करके, साइन देकर, अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। हमारे पास अपनी बात रखने की पूरी पूरी आजादी है। अगर मुझे दबाया जा रहा है, आप हो, मैं आपको दबाऊं, आपको बोलूं कि नहीं डाउट नहीं पूछोगे, नहीं मुझसे बात नहीं करोगे, तो आपको अच्छा फील होगा? नहीं। मीनवाइल मैं आपको बोलने का मौका दूं, आप अपनी बात रख पाओ, ये फ्रीडम आपको मिले, तो देन यू आर एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। और उसका हम बेनिफिट यूज करके जब आप खुद को एक्सप्रेस कर पाओगे, आपके पूरे पोटेंशियल को, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, हर पोटेंशियल को हम यूज कर पाएंगे। यस, फ्रीडम इस तरीके से एक ऐसी कंडीशन है इन विच पीपल कैन डेवलप देयर क्रिएटिविटी। क्रिएटिव बन सकते हैं, रचनात्मक काम कर सकते हैं, दे कैन गेन सेंसिबिलिटी एंड दे कैन इंक्रीज एंड यूज देयर कैपेबिलिटी। मैं अपनी बात ही नहीं रख पा रहा हूं, मैं इलेक्शन में लड़ना चाहता हूं, मेरे को कोई इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहा है, मेरे को इलेक्शन लड़ने दिया नहीं जा रहा है, मैं कैसे अपने टैलेंट्स का यूज करूंगा? मैं कैसे लोगों को प्रूव करूंगा दैट आई एम गुड फॉर देम? आई हैव टू प्रूव दिस फैक्ट दैट आई एम गुड फॉर एवरीवन, राइट? हाँ, ये है कि मौका मिले तो आप अपनी कैपेबिलिटी का यूज करें, पर अगर मौका ही नहीं मिल रहा है तो कैसे कैपेबिलिटी यूज करेंगे? इसलिए फ्रीडम और लिबर्टी, विच इज वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट्स, ये जरूरी है। कोई भी इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति जो हमारे समाज का हिस्सा है, they can hope to enjoy total absence of any constraint। और यही क्वेश्चन एग्जैक्टली प्रीलिम्स में पूछा गया, लिबर्टी क्या होती है? लिबर्टी इज एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट, किसी भी बाधा का ना होना। और हमारे समाज के अंदर कितने सारे व्यक्ति हैं
नो इंडिविजुअल लिविंग इन सोसाइटी शुड बी सब्जेक्टेड टू एब्सेंस ऑफ फ्रीडम, बल्कि हमारे पास एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट, मतलब हमारे ऊपर कंस्ट्रेंट ना हो, बाधाएं ना हो। हाँ, फ्रीडम पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, बट यहां पर टारगेट वर्ड है हमारा रीजनेबल। जायज होनी चाहिए जी, जायज पाबंदियां लग सकती हैं जहां तक जायज हो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो। इसीलिए सोशल कंस्ट्रेंट्स लग सकते हैं। जैसे आप अगर कुछ ऐसा बोलो जो दूसरों के रिलीजियस आइडियोलॉजी को, रिलीजियस वैल्यूज को अफेक्ट कर रहा है, आप कुछ ऐसा बोलो जो देश की सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है, हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो फ्रेंडली रिलेशनशिप है, जिनके साथ हमारे हमारे पड़ोसी देश या वो देश जिनके साथ अच्छे संबंध है, वो संबंध खराब हो जाए, तो ऐसे बोलने का क्या फायदा। तो वी नीड टू एंश्योर दैट इंडिविजुअल लाइक यू एंड आई एंड द सोसाइटी एंजॉयज फ्रीडम, और एक ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट हो जहां पे सबको एम्पावरमेंट का मौका मिले, लिबर्टी मिले, न कि उनके ऊपर कंस्ट्रेंट या बाधाएं लगाई जाए। अगर लगाई भी जा रही हैं तो एक लिमिट तक लगाई जाए, तभी आप कह सकते हो कि हम एक फ्री सोसाइटी का पार्ट है। एक फ्री सोसाइटी ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा समाज जो एनेबल करता है, जो आपको बढ़ावा देता है टू परस्यू योर इंटरेस्ट विद मिनिमम कंस्ट्रेंट्स, कि आप अपनी चीजें, अपने काम को कर सकते हो कम से कम बाधाओं के साथ। इट परमिट्स द एक्सरसाइज ऑफ इंडिविजुअल्स पावर ऑफ रीजन एंड जजमेंट एंड रैशनैलिटी, कि आप अपना दिमाग लगा के अपने फैसले लेकर जीवन में आगे बढ़ सकते हो। आपके पास अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार है। अब कंस्ट्रेंट ये लगाएगा कौन हम पे? गवर्नमेंट लगा सकती है। जैसे कई रिपोर्टर्स को जेल में डाल दिया जाता है एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज के केस में, कई लोगों के ऊपर बोला जाता है कि उन्होंने एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी करी है, कई पॉलिटिशियंस के ऊपर जेल डाल दिया जाता है उन्हें। या लोगों के साथ सोशल इनइक्वालिटी हो सकती है, जैसे आज से लगभग 100 साल पहले महार समुदाय के लोगों के द्वारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के डायरेक्शन में पानी को लेकर आंदोलन किया गया था। लोगों को कुएं से पानी, नदी से पानी नहीं लेने दिया जाता था, ये बोलकर कि आप दलित कम्युनिटी के हो, आप पोल्यूशन करोगे, आप पोल्यूशन क्रिएट करोगे। प्योरिटी और पोल्यूशन के कॉन्सेप्ट पे बात की जाती थी। आज तो हम आर्टिकल 17 ले आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो अनटचेबिलिटी के खिलाफ, अस्पृश्यता के खिलाफ आपको अधिकार देता है कि सरकार या प्राइवेट पर्सन कोई भी आपके साथ अनटचेबिलिटी करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है आपका, कोर्ट बैठी है जी आपकी कंप्लेंट सुनने के लिए। तो गवर्नमेंट या सोसाइटी आपके साथ किसी तरीके की इनइक्वालिटी क्रिएट कर सकता है, वो आपके ऊपर कंस्ट्रेंट पैदा करेंगी। जैसे साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम था, ब्लैक्स को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती थी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज यूज्ड टू एग्जिस्ट, ऑलराइट। या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आपकी छीन ली जाती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है कि अमीर ही अमीर बनेगा और गरीब को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। हमने हमारे देश में इनइक्वालिटी दूर करने के लिए प्रधानमंत्री किसान कृषि सम्मान निधि शुरू करिए। 6,000 रुपए किसानों को मिलेंगे साल के, ताकि उनको एक मिनिमम कुशन मिल पाएगा, मिनिमम अमाउंट मिल पाएगा साल का 6,000 रुपए, कि किसी किसान को, किसी फार्मर को कल जाके सुसाइड ना करना पड़े। पीएम किसान योजना के तहत हमारे देश के अंदर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, ये इस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रोकने के लिए तो है। अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ेंगी तो आप अपना जीवन कैसे जियोगे, कैसे फ्रीडम एंजॉय कर पाओगे? तो ये कंस्ट्रेंट गवर्नमेंट क्रिएट कर सकती है आपके ऊपर। मैंने बताया कैसे सोशल इनइक्वालिटी हो सकती है आपके साथ, या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो सकती है आपके साथ। हमारे फाउंडिंग फादर्स कॉन्स्टिट्यूशन के ये चाहते ही नहीं थे कि हम कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करें, इसलिए हमें फंडामेंटल राइट दिए, इक्वालिटी का अधिकार दिया, समानता का अधिकार, अलग अलग फ्रीडम्स दिया आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। गवर्नमेंट आपके साथ आपकी इक्वालिटी के प्रिंसिपल को वायलेट करने की कोशिश करेगी, कोर्ट्स बैठी है, फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, कोर्ट बैठी है आपके लिए, ठीक है जी। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शंस में लग सकती हैं, जायज है, मैं बार बार उसी बात पे रिपीट कर रहा हूं, दैट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स मे बी इम्पोज्ड फर्स्ट बाय फोर्स, कि सरकार हमारे ऊपर पाबंदियां जबरदस्ती लगा सकती है। जैसे पहले लोग अपने टाइटल लगाते थे, राजा, महाराज, नवाब, राज, धिराज, अब सिर्फ अकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स अलाउड है, जनरल, लेफ्टिनेंट, कर्नल, और अकेडमिक टाइटल्स लाइक डॉक्टर, लाइक दैट, एमबीबीएस करके या पीएचडी करके अलाउड है। तो सरकार ने फोर्स आपके ऊपर आर्टिकल 18 लगाया कि आप अब टाइटल्स नहीं लगा पाओगे, आर्टिकल 17 बनाया कि आप अनटचेबिलिटी नहीं कर पाओगे। तो गवर्नमेंट कुछ फ्रीडम आपको कानून के थ्रू देती है, अनटचेबिलिटी अबॉलिशन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, आपके नागरिक अधिकार प्रोटेक्ट करती है सरकार कानून के थ्रू। इक्वालिटी सरकार कई अलग अलग तरीके से आपको देती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे पा रही है। फ्रीडम के ऊपर भी जो पाबंदियां लगती हैं, कंस्ट्रेंट ऑन फ्रीडम, इट कैन ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम सोशल इनइक्वालिटी, समाज में असमानता का जो सामना करना पड़ता है। कास्ट सिस्टम इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया।
बाकी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मैंने बताया, गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है, और गवर्नमेंट गरीब को ऊपर लाने के लिए कुछ कर नहीं पा रही, तो वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ही बढ़ावा देगा. सो दिस इज व्हाई कंस्ट्रेंट्स आर नेवर गुड, बट वी नीड कंस्ट्रेंट्स इन सर्टन सिचुएशन. अब इसकी नीड क्या है, इसकी जरूरत क्या है, पाबंदियां क्यों होनी चाहिए? मैंने बता रहा हूं ना, सोसाइटी हमारी इट विल डिसेंड इनटू केओस. समाज एनार्की में चला जाएगा, बट जाएगा, टूट जाएगा अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी. हर इंसान अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करेगा तो कोई किसी के रिलीजन के बारे में, सेंसिटिव मैटर्स के बारे में कुछ भी कह सकता है, कोई किसी की पर्सनैलिटी को डिफेम करने के लिए झूठ बोल सकता है. तो कई सारे रीजन है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जब कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट चल रही थी तो बोला था कि फ्रीडम मतलब फ्रीडम है, उसे रोक क्यों रहे हो, उसे हिंडर क्यों कर रहे हो, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन या बाधाएं क्यों लगा रहे हो. काफी डिसएग्रीमेंट हुए, आज भी हम काफी डिसएग्रीमेंट देख सकते हैं. देखो, डिसएग्रीमेंट होना आपको इन अधिकार, इस फ्रीडम के अधिकार की वजह से मिल रहा है, इस राइट की वजह से मिल रहा है. You can disagree with me, that is only because this right has been given to the public by the constitution and by the government. We all can disagree. See, I can disagree with you, but I will fight for your right कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो. आप मेरी सोच से शायद इत्तेफाक ना रखते हो, बट हम दोनों के पास ये अधिकार है कि हम अपनी सोच तो डिस्कस कर सकते हैं ना दोस्त. वी कैन एक्सप्रेस आवरसेल्व्स. हाँ, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे, लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे, अब्यूजिव वर्ड यूज करेंगे, वो तो सही नहीं है. वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए और मोरालिटी के लिए, नैतिकता के लिए भी सही नहीं है. तो हर सोसाइटी को कुछ तो तरीके चाहिए जिससे वो कंट्रोल कर सके ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली कंफ्यूजिंग केओटिक सिचुएशंस को, या ऐसे प्रॉब्लम्स को, डिस्प्यूट्स को सेटल कर सके. अब सबसे बड़ा सवाल ये है, हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे आइडेंटिफाई करें कौन से फ्रीडम के ऊपर कंस्ट्रेंट्स नेसेसरी हैं और कौन से जस्टिफाइबल हैं और कौन से नहीं है. कैसे करोगे, कौन होगी अथॉरिटी? क्या खुद इंडिविजुअल्स इस चीज को बढ़ावा देंगे या कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी होगी? कौन जस्टिफाई करेगा दैट व्हाट कैन बी से एंड व्हाट वी कैन नॉट से, व्हाट कैन बी डन एंड व्हाट कैन नॉट बी डन? कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही बता दिया है, आर्टिकल 19 के तहत कंस्ट्रेंट्स भी डाले गए हैं. एनी आई मीन देयर आर एरियाज ऑफ आवर लाइफ एंड एक्शन दैट शुड बी लेफ्ट फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट. गवर्नमेंट हमारी फ्रीडम को कर्टेल कर सकती है सिर्फ रीजनेबल ग्राउंड्स पर. Otherwise, at the other time, it should be promoted. We should be free to decide. ऐसे ही केस में एक सिद्धांत है जो J.S. मिल के द्वारा दिया गया है, उसे कहते हैं हार्म प्रिंसिपल, जो कि लिबर्टी के ऊपर उन्होंने कुछ ऐसे लिखे थे ऑन लिबर्टी. हार्म प्रिंसिपल. J.S. मिल कौन है? आइए गूगल बाबा से पूछते हैं J.S. मिल कौन है. J.S. मिल एक फिलोसफर है, वेस्टर्न फिलोसफर है. His philosophy is still very relevant and still very famous in the Western world. एथिक्स में भी आप इनके बारे में पढ़ते हैं और जिसका PSIR ऑप्शन होगा उन्होंने जरूर पढ़ा होगा. J.S. मिल ने बेसिकली हमारी लिबर्टी के बारे में बात करी. ही प्रमोटेड लिबर्टी एज अ कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बात करी, क्लासिकल लिबरलिज्म के स्कूल को प्रमोट किया. और उन्होंने एक ऐसे भी लिखा ऑन लिबर्टी, उसका नाम था. J.S. मिल जी कहते थे दैट द सोल एंड फॉर विच मैनकाइंड are warranted individually or collectively is interfering with the liberty of action of any of that number is self protection. क्या कि हम खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. We want to protect ourselves. That the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community against his will is to prevent harm to others. कि एक इंसान है, आप इसकी पावर कर्ब करने की कोशिश कर रहे हो, रोकने की कोशिश कर रहे हो. क्यों? इसके पास तो अधिकार है ना. यू कैन राइटफुली कंट्रोल हिज पावर, हिज डिसीजंस, हिज एक्शंस व्हेन दिस पर्सन इज ट्राइंग टू क्रिएट हार्म और कॉज हार्म टू समवन एल्स. ये किसी और को खतरे में डालने की कोशिश कर रहा है, जान लेने की कोशिश कर रहा है, मर्डर करने जाने की कोशिश कर रहा है, आप इसकी फ्रीडम रोक सकते हो. जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है हमारे देश में, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है. जो कोई पॉलिटिशियन मान लो वो बाहर गया, घर के बाहर गया और जाके उन्होंने लोगों को भड़काया, दंगे करवाए, तो वो तो दूसरों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है ना. तो उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन, कस्टडी में रखा जा सकता है, नजरबंद किया जा सकता है, हाउस अरेस्ट किया जा सकता है, सो दैट दे कैन नॉट cause harm to others. They can be prevented from causing harm to others. Basically, he distinguished between self-regarding actions, those actions that have consequences only for the individual actor and nobody else. कि आप सिर्फ खुद का सोच के, जो आपके ऊपर ही कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं, उनके बारे में सोच के काम कर रहे हो, इनको कहते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अदर रिगार्डिंग एक्शंस, जो दूसरों के ऊपर कॉन्सिक्वेंस, दूसरों के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट करेंगे. ऐसे एक्शंस जो दूसरों के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट करने वाले हैं.
अब सेल्फ रिगार्डिंग के अंदर आप समझिए, सरकार आपके पर्सनल मैटर में जो आपके सेल्फ से जुड़ा हुआ है, आपसे जुड़ा हुआ है, सरकार आपके पर्सनल मैटर में जो आपके से जुड़ा हुआ है, आपके सेल्फ से जुड़ा हुआ है, उसमें इंटरफियर नहीं कर सकती। इनफैक्ट कोई एक्सटर्नल एक्टर उसमें इंटरफियर नहीं कर सकता, कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी इंटरफियर नहीं कर सकती। दे हैव नो बिजनेस टू इंटरफियर इन योर सेल्फ रिगार्डिंग एक्टिविटीज और एक्शंस विच आर इंटरनल टू योर। जो सेल्फ रिगार्डिंग है उनमें सरकार इंटरफियर नहीं करेगी। बट इन दिस वन, इन द अदर वन, दैट इज अदर रिगार्डिंग, जो दूसरों के लिए इंपैक्टफुल है, अदर रिगार्डिंग एक्शंस, जो हमारा सेकंड टाइप है, इसके केस में सरकार आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर सकती है दोस्त। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो सकता है आपके अधिकारों के ऊपर, आपके राइट्स के ऊपर। हाउएवर, एज फ्रीडम इज कोर टू एनी ह्यूमन सोसाइटी, एनी सिविलाइजेशन, हर जगह ही फ्रीडम जरूरी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर आज तक, उससे भी पहले, बल्कि हर समाज के लिए जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ, एक ऐसा जीवन जहां पे शांति प्रिय, पीसफुल हमें लाइफ मिले। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। और इसलिए अगर कंस्ट्रेंट लगाया जा रहा है तो हम किसी और को हार्म कॉज करें, खतरा पहुंचाए, उससे पहले ही हम पे कंस्ट्रेंट लगाए जा रहे हैं। अगर छोटा सा हार्म है, माइनर हार्म, दूसरों के ऊपर छोटा खतरा हम पहुंचा रहे हैं। मिल ने कहा दैट ओनली सोशल डिसअप्रूवल शुड बी देयर, कि जैसे होता है ना, लोग मान लो फॉर एग्जांपल पब्लिक प्लेसेस में लोग अब्यूजिव वर्ड यूज करते हैं, तो लोग, कुछ लोग दूर उठ के चले जाते हैं या किसी के साथ भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो उसे डांटा जाता है कि ऐसे मत करो। तो इस तरीके से समाज ही कई चीजों को डिसअप्रूव कर देता है। सोशल डिसअप्रूवल एग्जिस्ट, वहां पे कानून की जरूरत नहीं है। पर कुछ चीजों में आपको, जहां पे मेजर एस्पेक्ट्स हैं या दूसरों का बड़ा खतरा पहुंचा सकते हो, मान लो आप नहा के नहीं जा रहे, हफ्ते भर नहाए नहीं हो और बहुत ज्यादा सुगंधित हो रहे हो, आप समझ रहे होगे मेरी बात, बहुत ज्यादा खुशबू बह रही है आपसे, तो दूसरे लोग नाक बंद कर लेंगे और दूर हो जाएंगे। वहां पे आपके ऊपर केस नहीं किया जाएगा कि ये नहाया नहीं है 4 दिन से। बट बाकी केसेस के अंदर वहां पे तो लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। योर एक्शन हैज टू बी कंस्ट्रेन्ड बाय फोर्स ऑफ लॉ। सती प्रथा, आज कोई सती करेगा तो रोका जाएगा, मर्डर कोई करने की कोशिश करेगा, रोका जाएगा। ओके, तो एक्शन हैज टू बी कंट्रोल्ड बाय फोर्स ऑफ लॉ, खासकर अदर रिगार्डिंग एक्शन वाले केस के अंदर, जहां पे दूसरों को सीरियस हार्म हो सकता है, सीरियस हार्म हो सकता है। ठीक है जी, वरना सोसाइटी को मतलब प्रॉब्लम्स उठानी पड़ेगी, सोसाइटी को इश्यूज सामना करना पड़ेगा अगर हम ऐसे लोगों को कंट्रोल नहीं करेंगे। तो कि कुछ इंडिविजुअल्स को, जैसे मर्डर या रेप जैसी चीजों को रोकने के लिए सॉलिड लॉज, इफेक्टिव लॉज होने चाहिए, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट फ्रीडम। अब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन अगर आप देखेंगे, हमने तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंक्लूड कर दी है इसका, ये जो सिवियर या सीरियस इंजरीज को रोकने के लिए हमने कह दिया, देखो आपको अपने देश की पीसफुलनेस मेंटेन करनी है, मोरालिटी, नैतिकता, आपको कोशिश करनी है हमारे देश में रिलीजियस राइटिंग दंगे ना हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना करो, कोर्ट के किसी फैसले को ना मानो, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है आप उसको नहीं मान रहे हो, ऐसा ना हो, पनिशमेंट देगा वरना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स। लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्टेड रहे, तो इसलिए सिक्योरिटी हमारे देश की प्रोटेक्टेड रहे, तो इसलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हमने इंट्रोड्यूस कर दी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 के तहत। जो आर्टिकल फ्रीडम दे रहा है वो एक तरीके से आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगा रहा है। अभी रीजनेबल शब्द का मतलब क्या है? केपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड बाय रीजन, यहां पे तर्क लगाया जा सकता है, जो एक्सेसिव नहीं है, जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं है, जो नॉर्मल है, जिससे आप सोसाइटी के किसी प्रोविजन को ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है जी, इसलिए हमने तो अपने देश में जेएस मिल के सीरियस इंजरी वाले, सीरियस हार्म वाले प्रिंसिपल को लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में ही जगह दे दी है। ठीक है जी, तो ये आपका सेकंड चैप्टर 11th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटिकल थ्योरी का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। अब एक और बहुत अच्छी डिबेट है इस चैप्टर में, पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी के ऊपर, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव लिबर्टी। देखो कई सारी कहानियां हैं इस किताब में, अब तुम छोटे बच्चे तो हो नहीं जो किताब में कहानियां पढ़ोगे, उनका एस्पेक्ट जो है मोरालिटी या मॉरल प्रिंसिपल्स जो है वो समझो, प्रोविजंस जो है वो समझो और आगे बढ़ो। अब समझिए शांति से, पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है, नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है, वो डिफाइन करना मिले थोड़ा आसान है। नेगेटिव लिबर्टी को डिफाइन करेंगे, व्हेन यू ट्राई टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रीडम
जैसे फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव लिबर्टी के अंदर आपको देखने मिलता है कि दूसरों को कंट्रोल करके आपके फ्रीडम को जब हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो नेगेटिव लिबर्टी सीक्स टू डिफाइन एंड डिफेंड एन एरिया in which the individual would be inviolable, in which he or she could do, be or become whatever she or he want to be. This is an area in which no external authority can interfere. For example, right to life and personal liberty. नेगेटिव लिबर्टी वो है जहां पर सरकार को हम रोक देते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते। जैसे हमने हमारे देश में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का आर्टिकल 21 में आपको अधिकार दिया है। ये अधिकार आपको दे दिया हमने कि आप, सरकार आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी नहीं छीन सकती, या कोई प्राइवेट पर्सन भी नहीं छीन सकता, मतलब कोई मार नहीं सकता किसी को। फिर आप कहोगे सर कसाब को कैसे मार दिया? अजमल कसाब आतंकवादी 26/11/2611 में इंडिया पे अटैक किया था, उसको कैसे मार दिया सर? सर निर्भया रेपिस्ट को कैसे फांसी दी? निर्भया रेपिस्ट को कैसे फांसी दी? तो ये तो मतलब वायलेबल है, इसको वायलेट किया जा सकता है, बट सिर्फ कुछ सिचुएशंस के अंदर, कि जब किसी ने कोई इलीगल काम किया और कोर्ट से उसको सजा मिली हो। अदरवाइज आपका राइट टू लाइफ, आपका जिंदगी का अधिकार इनवायलेबल है, वायलेट नहीं हो सकता, छीना नहीं जा सकता। तो नेगेटिव लिबर्टी इसी चीज को तो बताती है कि जब आप जैसे इंडिविजुअल व्यक्तियों के इस अधिकार को संरक्षित किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, आपके पास चॉइस है टू बी, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, जो बनना चाहते हो बनो, जो करना चाहते हो करो। और अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा, सरकार है ना, प्रोटेक्ट कर लेगी ना आपको। तो ये वो मिनिमम चीज है जिससे आप जो भी करते हो उससे क्या होता है, उससे आप अपनी जीवन, अपने फ्रीडम को एंजॉय कर पाते हो, और आपकी फ्रीडम कोई छीने ना, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन बनाता है दैट नोबडी शुड टेक अवे योर फ्रीडम्स। नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट जब हम बात करते हैं तो हमें यह इंश्योर करना जरूरी है कि इनवायलेबल एरिया है, आपके कुछ ऐसे राइट्स हैं जो इनवायलेबल हैं, जिन्हें वायलेट करना ही नहीं और कर ही नहीं सकता, जो आपके लिए आपकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है, आपकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। इनके और एग्जांपल देखते हैं। ये तो एक एग्जांपल देख ही लिया। पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है ना, तो आपको बताती है किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा रहा है। 24 आवर्स में जज के सामने पेश किया जाएगा, आने जाने का समय इंक्लूडेड नहीं होगा बस उसमें, और आपको वकील का अधिकार मिलेगा। ये हम क्यों दे रहे हैं? व्हाई दीज फ्रीडम्स आर बीइंग गिवन? क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जो किसी के पास होनी चाहिए। गवर्नमेंट इस बेसिस पे आपका राइट नहीं छीन सकती। अब यही पॉजिटिव लिबर्टी के केस में हम चलते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी क्या है? पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है एक्सप्लेनिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम, कि क्या आपके पास फ्रीडम के आइडियाज होने चाहिए टू द पब्लिक। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये होना चाहिए। सरकार कह रही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बढ़ावा देंगे, तो यहां पे पॉजिटिवली गवर्नमेंट बढ़ा रही है किसी चीज को। पर आर्टिकल 21 कहता है कि आपकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को हम खतरे में नहीं डाल सकते, इसको हम खतरे में नहीं डालेंगे, तो वो नेगेटिव नेचर का है। वो कह रहे हैं क्या नहीं करेंगे, ये कह रहा है क्या करेंगे। ये फर्क होता है दोनों का। एक तरफ एक कह रहा है क्या करेंगे, और दूसरी तरफ दूसरा बता रहा है क्या नहीं करेंगे। नेगेटिव लिबर्टी बता रहा है सरकार क्या नहीं करेगी, पॉजिटिव लिबर्टी बता रहा है सरकार क्या कर सकती है। ओवर व्हाट एरिया एम आई द मास्टर, किस चीज के ऊपर मेरे पास फ्रीडम है। अगर इंडिविजुअल को अपनी पूरी कैपेबिलिटी डेवलप करनी है तो उन्हें ऐसी पॉजिटिव लिबर्टी मिलनी चाहिए, मतलब फ्रीडम टू ग्रो, फ्रीडम टू लर्न, फ्रीडम टू डेवलप फर्दर, यह आपके पास होना चाहिए, यह आपके पास होना चाहिए। ओके, तो इसीलिए अगर आपने कभी फ्रेंच फिलोसोफर वॉल्टेयर को पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो सुन लो। वॉल्टेयर ने एक स्टेटमेंट दिया था जो आपको और क्लैरिटी देगा। वॉल्टेयर बोले थे, आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से, बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। मैं शायद तुमसे इत्तेफाक ना रखूं, बट मैं तुम्हें तुम्हारे इस अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान तक दे दूंगा। इतना वो डीपली कमिटेड थे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में, और सरकार को भी इतना कमिटेड रहना है, तभी जाकर पॉजिटिव लिबर्टी बढ़ सकती है। ये याद रखिएगा। नेगेटिव लिबर्टी में, अच्छा किसी की, मैंने बताया राइट और पर्सनल लिबर्टी छीनी नहीं जा सकती, छीनी जाएगी
तो पूरे लीगल सिस्टम को फॉलो करके, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करके। दो सिस्टम होते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून की उचित प्रक्रिया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएसए की जुडिशियल सिस्टम से हमने लिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ यूके के सिस्टम से ही हमने फॉलो किया था इंडिया में। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में सिचुएशन देखी जाती है, कोई अगर क्राइम हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान के हाथ में चाकू था, वो खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, दूसरा इंसान सामने से भागा भागा आया, स्लिप हुआ और चाकू पे गिर गए और उनकी डेथ हो गई। अब प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ कहेगा कि ये देखो यहाँ पे एक डेड बॉडी है, एक नाइफ है, एक हथियार है, तो इनके ऊपर तो मर्डर का केस बनना चाहिए और जेल में डालना चाहिए इनको। मर्डर का केस बनाओ और जेल में डालो, अलग अलग धाराएं लगाओ, तो ये तो आपको मर्डर घोषित कर देगा। बट क्योंकि लॉ के प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है ना, ये इस केस में लॉ का प्रोसीजर, यहां पर कोई दिमाग नहीं लगा रहा अपना। बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपको पूरा मौका दे रहा है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत आप अपनी बातें रख सकते हो कोर्ट के आगे, आपके पास ये अधिकार है। इसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहते हैं कि आप बताओ किस सिचुएशन में ऐसा हादसा हुआ है, आप अपनी बात रखो और बताओ, और उस केस में हम देखेंगे, केस टू केस बेसिस पे हम देखेंगे कि क्या सही था क्या गलत था। आर्टिकल 21 के बेसिस पे अब हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लगाते हैं, और अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसे पनिशमेंट भी दी जाती है। जैसे किसी ने मर्डर किया है, उसकी नियत मर्डर करने की थी, उसका मालाफाइड इंटेंशन था, मेंस रिया, या ऐसी सोच थी जिसकी वजह से आप किसी को अफेक्ट करना चाहते थे, हार्म करना चाहते थे, और उस वजह से आपने किसी को ऐसे हमला किया। तो ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं हमारे फ्रीडम्स के साथ, आप लीगल सिस्टम के साथ या प्रोसीजर ऑफ लॉ को जब देखते हैं उसके साथ पढ़ते हैं। तो ये आपको मैंने बात बताई। ओके, तो इस तरीके से लोगों के ऊपर कंस्ट्रेंट लगाता है कॉन्स्टिट्यूशन, बाधाएं लगाता है, पाबंदियां लगाता है। अब जेएस मिल की वापस बात करते हैं। जेएस मिल ने कहा 4 रीजन व्हाई देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इवन दोज हु से दैट फ्रीडम इज नॉट ए गुड थिंग, या कोई चीज झूठी है। 4 रीजन है। पहला, फर्स्ट है आपका, नो आइडिया इज कंप्लीटली फॉल्स, व्हाट अपीयर्स टू अस एज फॉल्स हैज एन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ। कि अगर कोई इंसान गलत बोल रहा है, हो सकता है वो सच हो। जैसे एक टाइम था, दुनिया कहती थी कि ये पृथ्वी सपाट है, द अर्थ इज फ्लैट, माफ कीजिएगा, ये पृथ्वी सपाट है, द अर्थ इज फ्लैट, अर्थ फ्लैट है। आज हमें पता है ऐसा नहीं है। उस टाइम पे जो बोलते थे नहीं हम तो एक जियोइड है या स्फेरिकल है या गोल है, तो उनको झूठा माना जा सकता था। तो कोई भी आइडिया पूरी तरह फॉल्स नहीं होता। और यही 4 रीजन दिए हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उन लोगों को भी मिलना चाहिए जिनके आइडिया आज फॉल्स, झूठे या मिसलीडिंग लगते हैं। हो सकता है कल जाके सही हो। तो नो आइडिया इज कंप्लीटली फॉल्स। जो आज फॉल्स लग रहा है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं सच छुपा हो सकता है। अगर हमने झूठ किसी आइडिया को ये कह के बैन कर दिया कि ये झूठा है, तो उसके पीछे जो एलिमेंट ऑफ ट्रूथ है, सच्चाई है, वो छुप जाएगी। सेकंड, सच्चाई अपने आप बाहर नहीं आती है। ट्रूथ डज नॉट इमर्ज बाय इटसेल्फ, इट इज ओनली थ्रू ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिंग व्यू थ्रू विच ट्रूथ एमर्जेस। जब दो लोग, एक पक्षधारी होगा और एक अगेंस्ट होगा, एक फॉर फेवर होगा और एक अगेंस्ट होगा, एक पक्षधारी होगा और एक विरोधी होगा, जब ये चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तभी तो वो अपोजिंग व्यूज निकल पाएंगे, वाद विवाद होगा, तभी तो उनके अलग अलग सोच सामने आ पाएंगे लोगों के। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि पास्ट में सच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज इज वैल्यूएबल, नॉट जस्ट राइट नाउ, इन द पास्ट ऑल्सो इट वॉज वैल्यूएबल। पास्ट में जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई वी नीड टू गिव सम अप्रोप्रिएट स्पेस टू अदर्स। ये अगर दोनों के बीच में मतभेद है, दो पार्टीज के बीच में, दो पक्ष के बीच में मतभेद है, एक कॉमन आइडिया नहीं है, अलग अलग सोच है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट जरूरी है। इनको मौका देना चाहिए अपनी बात रखने का, अपनी बात करने का। सीधा ही एक की सोच को ही खत्म कर दोगे, बैन कर दोगे, तो ऐसे कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट नहीं होगा, ऐसे विकास नहीं हो सकता। फाइनली, वी कैन नॉट बी श्योर दैट वॉट वी कंसिडर ट्रू इज ऑलवेज ट्रू। क्या आप गारंटी दे सकते हो आप जो आज सच सोच रहे हो वो हमेशा सच हो? नहीं, उस गारंटी दे सकते, कोई गारंटी नहीं दे सकता। एक टाइम पे जैसे मैंने बताया, दुनिया कहती थी अर्थ इज फ्लैट, और हम पूरे सौरमंडल के बीचों बीच है, वी आर एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। वहां तो सन है, सन इज एट द सेंटर।
ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सोच बदलनी पड़ती है ना जी। तो इसी किसी चीज को बस झूठा बोल के साइडलाइन कर दिया, दरकिनार कर दिया, फिर क्या होगा? तो इस तरीके से हमें सोसाइटी के अंदर एक टाइम पे जो आइडिया फॉल्स कंसिडर किए जाते थे, झूठे माने जाते थे, जिनको सप्रेस किया जाता था पर बाद में सच निकल आते थे, उसको प्रोटेक्ट करना है। अ सोसाइटी दैट कंप्लीटली सप्रेसेस ऑल आइडियाज दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल टुडे runs the danger of losing the benefits of what might turn out to be very valuable knowledge। एक समाज ऐसा जो आज दबाता है उन आइडियाज को, उन सोच को जो आज के हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है, उससे क्या होगा? जो नॉलेज है वो दब जाएगी। अब जैसे ट्राइबल्स की इंडिया के अंदर ट्रेडिशनल नॉलेज, सांप काटा बिच्छू काटा उसका इलाज है। मॉडर्न मेडिसिन में कितनों के पास इलाज है भाई? ट्राइबल्स को ज्यादा जानकारी, पहले से ज्यादा जानकारी नेचर के बारे में पहले से थी, पर अलग अलग राजा आए, रूलर्स आए, उन्होंने उनके कल्चर को सप्रेस किया, उनकी सोच को, उनकी संस्कृति को घटा दिया, रिड्यूस किया, और आज चीजें लुप्त होती जा रही हैं, हमारे ट्रेडिशंस लुप्त होते जा रहे हैं। तो वो गलती आज नहीं दोहरानी है जो तो कर चुके हैं। इसलिए जेएस मिल कहते हैं कि 4 फैक्टर जो आपको मैंने बताए, इनके बेसिस पे लोगों को हर तरीके की फ्रीडम मिलनी चाहिए और प्रोटेक्ट करना चाहिए। अ सोसाइटी दैट completely suppresses all different ideologies or ideas which are not acceptable today, it will lose out the benefits of such valuable knowledge। तो समाज कोई भी ऐसा है जो ऐसी चीजों को दबाएगा, वो खुद ही एक दिन ऐसे ज्ञान से दूर हो जाएगा। बस मैं यही कहना चाहता हूं। बहुत फ्रीडम पे मैंने बात करी। फ्रीडम हमारी एबिलिटी टू मेक चॉइस, किसी फैसले लेने की क्षमता को दर्शाती है। ये हमारे पास कितनी कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी है। और जब भी हम कोई भी चॉइस किसी भी चीज को लेकर लेते हैं, मतलब मैंने एक चॉइस ली है, मैंने यूपीएससी की तैयारी करूंगा। यूपीएससी की तैयारी करते टाइम मुझे बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे लेनी चाहिए? शुड आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई एक्शंस? तो फ्रीडम कहता है यू हैव टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस एंड योर कॉन्सिक्वेंस एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दोज एक्शंस। अगर आप आजादी से कोई काम कर रहे हो, आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हो, एक्सीडेंट हुआ, जिम्मेदारी आपकी है। आपके पास फ्रीडम थी आराम से गाड़ी चलाने की, बट उससे कुछ कॉज हार्म हुआ है, तो वो जिम्मेदारी भी आपकी है, कॉन्सिक्वेंस भी आपको भुगतना पड़ेगा, परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो फ्रीडम बस यही नहीं कि अनलिमिटेड फ्रीडम दे दी तुम्हें, फ्रीडम ऑल्सो कम्स एट अ प्राइस। अगर आपको फ्रीडम दी है तो उससे जुड़ी हुई जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अडॉप्ट करनी होगी, एंड अपने एक्शंस को, उन एक्शंस के अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस को, परिणाम को भी आपको भुगतना होगा। ये कहता है आपका चैप्टर नंबर 2, दैट इज फ्रीडम। पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में समझ आ गए। पॉजिटिव क्या था? वो फ्रीडम जो सरकार बढ़ा रही है, बढ़ावा दे रही है। नेगेटिव क्या था? वो फ्रीडम जो सरकार रोक रही है, कर्टेल कर रही है। ये सरकार के पास फ्रीडम नहीं है आपकी लाइफ और लिबर्टी छीनने की, आपकी जिंदगी का अधिकार और आपकी स्वतंत्रता छीनने की। वो तो कुछ स्पेशल सिचुएशन में, जहां पर आपको पूरा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मेनका गांधी जजमेंट एक कोर्ट केस था, मेनका गांधी जी का पासपोर्ट का कुछ इशू था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जजमेंट दी और ये बोला कि सबके पास राइट ऑफ ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करने का है। कि आपको ऐसे ही कोई कोर्ट सजा नहीं सुना देगा, पूरी सिचुएशन देखेगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जाएगा। मेयर एग्जिस्टेंस इज नॉट एनिमल एग्जिस्टेंस। हमारा जीवन सिर्फ एक जानवर जैसा जीवन नहीं है। हमें अपना जीवन जीने के लिए बहुत सारे अधिकार चाहिए, बहुत सारी फ्रीडम चाहिए, किसी भी खतरे से, किसी भी डेंजर से प्रोटेक्शन चाहिए, किसी भी खतरे से रक्षा चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन वो सेफ गार्ड करेगा आपके लिए। और हमने फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर्टिकल 21 के तहत अपनाया इंडिया में। आज भी हमारे जुडिशियल सिस्टम में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है, सेम एज यूएसए। हालांकि उनका बहुत ज्यादा लिबरल है, अभी हम उतना लिबरल बन नहीं पाए, उतने स्वतंत्र बन नहीं पाए हैं अपने फैसले लेने में, बट पहले प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो होता था। अब चलें चैप्टर 3 इक्वालिटी पे। हमारा थर्ड चैप्टर है इक्वालिटी, चैप्टर नंबर 3 11th क्लास की एनसीईआरटी का। ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। आज तक जो इक्वालिटी के बारे में आपकी धारणाएं थी, उसको मैं थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न करूंगा इस चैप्टर के अंदर। हम कुछ सवाल देखेंगे, व्हाट इज इक्वालिटी, इक्वालिटी होती क्या है, क्योंकि आपके माइंड में जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है और बाकी जितनी भी जनता देख रही है, उसमें हर इंसान इक्वालिटी को अलग अलग तरीके से समझता है। इक्वालिटी क्या एक मॉरल आइडियल है
कि नैतिकता के आधार पे मुझे सबके साथ सही करना है, एथिकल ग्राउंड पे मुझे सबके साथ सही करना है, आई ओनली हैव टू प्रमोट राइट, व्हाट इज राइट एंड नॉट व्हाट इज रॉन्ग, मैं उस चीज को बढ़ावा दूंगा जो सही है। तो क्या एक मॉरल एंड पॉलिटिकल आइडियल है? बिल्कुल। एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत पावरफुल टूल है जिसमें नैतिकता के आधार पे आप सबको एक जैसा मानते हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, और करोगे भी क्यों? मेल फीमेल के बीच में और ट्रांसजेंडर्स के बीच में, एक्सेप्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, देयर इज नो डिफरेंस, वी ऑल आर वन। हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन, वी ऑल आर वन। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वी ऑल आर वन। हम एक जैसे हैं सब, हम एक हैं सब, हम इक्वल हैं। तो ये तो मॉरल आइडेंटिटी है हमारी कि हम सबको इक्वली ट्रीट करेंगे। कि मैं अगर सबको आज इक्वली ट्रीट कर रहा हूं तो मतलब मैं बहुत मॉरल व्यक्ति हूं। मैं अगर किसी के साथ भेदभाव कर रहा हूं तो मैं इमोरल, अनैतिक काम कर रहा हूं, जो कि नहीं होना चाहिए। राइट? ये बात आपको समझनी है। सो व्हाई डज इक्वालिटी मैटर? इक्वालिटी मैटर्स क्योंकि इक्वालिटी एक बहुत पावरफुल टूल है जो हमारी सोसाइटी के अंदर सदियों से लोगों को एक जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। एट द सेम टाइम जो लोग अलग हैं एक दूसरे से, जैसे ट्राइबल्स हो गए, जैसे कुछ कम्युनिटीज हो गई, अलग अलग माइनॉरिटी कम्युनिटीज हो गई, रिलीजियस कम्युनिटीज हो गई, वो लोग उनको उनकी सिचुएशन के हिसाब से, उनके कल्चर के हिसाब से, उनके लैंग्वेज के हिसाब से, उनकी जरूरतों के हिसाब से ट्रीट करें। दोज हु आर इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, दोज हु आर अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। इसलिए तो रिजर्वेशन का बेनिफिट भी दिया जाता है। देखो, हर इंसान ना, अगर आप भगवान में मानते हो तो वी ऑल आर द क्रिएशंस ऑफ गॉड, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएशन ऑफ गॉड और नेचर। अगर नास्तिक हो तो वी ऑल आर क्रिएशन ऑफ नेचर। चाहे अलग अलग रिलीजन में बटे हो, अलग अलग सोच में बटे हो, और अगर फिर भी तुम एक दूसरे को खुद से अलग मानोगे तो इक्वालिटी एक पॉलिटिकल आइडियल भी है। तुम क्या है ना, भेदभाव नहीं कर सकते अब किसी पे। करोगे तो आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 आपके लिए तैयार बैठे हैं। सरकार अगर भेदभाव करेगी किसी के रिलीजन के हिसाब से, रेस, मूल वंश के हिसाब से, जाति के हिसाब से, कास्ट, सेक्स, जेंडर के हिसाब से, एंड प्लेस ऑफ बर्थ, कहां पे पैदा हुए हो इसके हिसाब से, तो आर्टिकल 15 कहता है कि ये तो गलत है, ये तो नहीं होना चाहिए। स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। और गवर्नमेंट और प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा, ताकि जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं, जो वंचित वर्ग है, उसको आगे बढ़ने का मौका मिले, आरक्षण मिले, रिजर्वेशन मिले, एजुकेशन मिले। आर्टिकल 16 कहता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये तो ठीक है। इसके अलावा कहां से आपकी डिसेंट है, मूल वंश कहां से है, ओरिजिनली कहां से हो, ओरिजिनल किस रेस के हो, और रेसिडेंस, रहते कहां हो, रिहाइश कहां की है, रेसिडेंस, ये 7 क्राइटेरिया आ जाते हैं आर्टिकल 16 में। 15 में 5, 16 में उन 5 के अलावा 2 और ऐड हो जाते हैं कि स्टेट इनके बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। मतलब, और ये आर्टिकल 16 गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है। देखो, प्राइवेट जॉब्स में तो रिजर्वेशन नहीं हो सकता ना, तो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है कि गवर्नमेंट जब भी सरकारी नौकरी दे रही है, आपको कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, जेंडर के बेसिस पे नहीं कर सकती, प्लेस ऑफ बर्थ, कहां पैदा हुए उस बेसिस पे, कहां रहते हो। मैं जाकर तमिलनाडु पीसीएस भी दे सकता हूं, मैं बिल्कुल दे सकता हूं। गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके पास पूरी फ्रीडम है। बट आई डोंट अंडरस्टैंड तमिल एंड आई डोंट नो हाउ टू राइट इट। और लॉजिकली अगर मैं तमिलनाडु पीसीएस ज्वाइन करके तमिलनाडु में एक ऑफिसर बनूंगा तो तमिल भाषा तो आनी चाहिए ना। तो क्राइटेरिया यहां पर आप पैदा हुए हो तमिलनाडु में या नहीं, या रहते हो तमिलनाडु में या नहीं, ये नहीं है। क्राइटेरिया ये है कि आप वो लैंग्वेज जानते हो या नहीं। तो इन 7 ग्राउंड्स के अलावा और किसी ग्राउंड पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, बस इन 7 पे नहीं हो सकता। आर्टिकल 16 इस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है, आर्टिकल 16 इस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है। और सुनो, और आपको देखने मिलेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब आपको इक्वालिटी के ग्राउंड पे प्रोटेक्ट कर रहा है ना बच्चे, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही चाह रहा है कि जो वल्नरेबल थे उनको एम्पावर करें। तो पहले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज के लिए रिजर्वेशन आया, फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट के द्वारा आपके वीपी सिंह जी की गवर्नमेंट ने ओबीसी को और बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन दिया, और अब ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन मिल रहा है। तो मतलब वल्नरेबल सेक्शंस को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोग डिबेट करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। हरियाणा और आंध्र प्रदेश का किस्सा देखने के बाद जो जिन्होंने रिकमेंडेशन दी, हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, कि प्राइवेट जॉब्स में भी रिजर्वेशन हो। हरियाणा ने तो कहा 75% रिजर्वेशन होगा। फिर वहां सवाल उठता है सन्स ऑफ सॉइल, कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हमें फायदा मिलना चाहिए। सन्स ऑफ सॉइल का मतलब मूल निवासी, सन
ऑफ सॉइल, सन मतलब एक्चुअली बेटा नहीं, किसी एरिया के ओरिजिनल नेटिव, मूल निवासी, सन्स ऑफ सॉइल। जब सन्स ऑफ सॉइल का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं तो जो लोग कहते हैं हम यहाँ के मूल निवासी हैं, जैसे कर्नाटका के लोग जो वहाँ कर्नाटका में ही पैदा हुए, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, उनकी फैमिली वहीं से बिलोंग करती है, वो कहेंगे बाहर वाले लोग आके हमारी जॉब्स ले रहे हैं, इससे अच्छा हमें दो, हमारे लिए रिजर्व करो। हरियाणा के लोग जो हरियाणा में रहते हैं वो कह रहे हैं हमारे लिए रिजर्व करो, हम हरियाणा में कहीं कितने सालों से रहते हैं, दूर से लोग, बाहर से आके लोग हमारी नौकरियां ले रहे हैं। तो ये सन ऑफ सॉइल कॉन्सेप्ट कहते हैं। इक्वालिटी मैटर करती है आज के टाइम में, बहुत जरूरी है। इक्वालिटी आर्टिकल 17 में भी आपको देखने मिलता है, आपको किसी भी तरीके की अनटचेबिलिटी से प्रोटेक्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के। और आर्टिकल 18 कहता है कि कोई अब मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल छोड़ के नहीं अपना सकता, और कोई टाइटल नहीं अपना सकता। ये सब क्यों हमने प्रमोट किया? वाई वॉज दिस प्रमोटेड? सो दैट सोसाइटी में इनइक्वालिटी दूर हो सके, इक्वालिटी आ सके, सिंपल सी बात है। पर एक्चुअली इक्वालिटी है क्या? वहां हजारों करोड़ों का एंटेला, सामने झुग्गियां, स्लम्स दिखती हैं मुंबई की। वन ऑफ द रिचेस्ट, सेकंड रिचेस्ट इंडियन भी इंडिया में ही रहते हैं, पार्डन मी, सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड भी इंडिया में रहते हैं, और एशिया का सबसे बड़ा स्लम भी इंडिया में है, और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी इंडिया में है। तो है, इनइक्वालिटी तो बहुत है। सर इनइक्वालिटी किस टाइप की है सर? सिर्फ पॉलिटिकल नेचर की है या सर सोशल नेचर की है? सर इकोनॉमिक है? कैसी इनइक्वालिटी है सर? इनइक्वालिटी अलग अलग रूप से है। पॉलिटिकल, कुछ रिलीजन को, कास्ट को, माइनॉरिटीज को इलेक्शन के टाइम पे प्लीज किया जाता है कि आप हमें वोट दो, सिर्फ हमें ही वोट दो और किसी को मत देना। माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी पॉलिटिक्स होती है, जिसमें मेजॉरिटी पावर बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, माइनॉरिटी उतनी नहीं होती। मेजॉरिटी माइनॉरिटी को डोमिनेट करती है। जैसे मैंने बताया था आपको, अलग अलग देशों, अलग अलग कंट्रीज के अंदर, इराक के अंदर आपको ऐसा देखने मिला, सीरिया के अंदर, आज वो दोनों कंट्रीज और उनकी सोसाइटी डिसइंटीग्रेट हुई। कई बार उसका रिवर्स भी हुआ, माइनॉरिटीज ने भी मेजॉरिटीज को कंट्रोल करने की, रूल करने की कोशिश करी है कई कई जगहों पे। बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, जब माइनॉरिटीज के राइट्स छीनने की कोशिश करते हो, बेस्ट एग्जांपल ये पड़ोसी देश है हमारा पाकिस्तान। सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाई थी ना, अब आइदर यू आर इन फेवर ऑफ इट और नॉट। वो इसीलिए है कि माइनॉरिटीज जैसे बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, क्रिश्चियन, सिख, इनको हम प्रोटेक्ट कर सके, हिंदूज प्रोटेक्ट कर सके। कंट्रोवर्सी तो इस बात पे थी कि मुस्लिम्स क्यों नहीं है इस लिस्ट में, वो भी तो प्रताड़ित है। अहमदिया मुस्लिम्स का एग्जांपल देखो, शिया मुस्लिम्स का एग्जांपल देखो, पाकिस्तान में क्या हाल करते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, 3 देशों से आने वाली माइनॉरिटीज को इंडिया की सिटीजनशिप दी जा रही है कि अगर आप इलीगल तरीके से भी आए हो तो आप सिटीजन बन सकते हो, आपको वापस नहीं फेंक देंगे कि मतलब आप पाताल से निकल के और वापस पाताल में फेंक देंगे, यू हैव कम फ्रॉम हेल एंड वी आर गोइंग टू सेंड यू बैक देयर। नो, वी आर नॉट गोना डू दैट, वी आर दैट humanitarian, but it is just that why are we only going by religion? Why not all people who are minorities and who are facing issues? तो मैंने बताया इनइक्वालिटी है सच्चाई में, सोशल इनइक्वालिटी आज भी हजारों साल के डिस्क्रिमिनेशन के बाद कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनके पास रिसोर्स का एक्सेस नहीं है, एजुकेशन का एक्सेस नहीं है, और जिस वजह से उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी उन्हीं प्रोफेशन में अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनको उससे बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, जिसमें वो सालों साल से काम करते हुए आ रहे हैं। मीनियल जॉब्स हो गई। राजा का बेटा ही क्यों राजा बनेगा? हर इंसान को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए ना। इसके अलावा इक्वालिटी आपकी इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे है। तो बस मैं यही समझना चाह रहा हूं आप सबसे, और समझाना चाह रहा हूं आप सबको, पार्डन मी, मैं यही समझाना चाह रहा हूं आप सबको कि अगर इकोनॉमिक ग्राउंड पे इनइक्वालिटी है, कोई बहुत लग्जरी घर में रह रहा है, कोई किसी के पास रहने के लिए 10 गज जमीन नहीं है, स्लम्स में रहना पड़ रहा है, स्कूल्स हैं कई सारे जहां पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है, एयर कंडीशनर है, फिर ऐसे स्कूल हैं जहां पे पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है। हमारे देश में बच्चियां क्यों आउट ऑफ स्कूल है? क्यों ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो फीमेल्स का कम देखने मिलता है? क्यों ड्रॉप आउट कर जाती हैं लड़कियां? एडमिशन कम होता है, ड्रॉप आउट कम हो जाती हैं लड़कियां, क्यों? इसका रीजन क्या है? मेजर रीजन यही है कि स्कूल में टॉयलेट्स नहीं होते, प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिलती। क्यों लोग आज भी माल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन का शिकार है, कुपोषण का और भुखमरी का? क्योंकि इक्वालिटी प्रेजेंट नहीं है, इक्वालिटी ना होने की वजह से। और जहां पर दो चीजें बिल्कुल एक दूसरे से अलग प्रेजेंट होती हैं, इसको कहा जाता है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स, दो चीजें बिल्कुल एक दूसरे से अलग। एशिया का रिचेस्ट आदमी भी इंडिया में रहता है और एशिया का सबसे बड़ा स्लम भी इंडिया में है। समझ रहे हो? तो ये इक्वालिटी का सिद्धांत रियल लाइफ में तो नहीं है ना। ऑलमोस्ट एवरीवेयर वी आर एनकाउंटरिंग इनइक्वालिटी। यस, वी से दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स द आइडियल ऑफ इक्वालिटी। हम कहते हैं
कि कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी को बढ़ावा देता है, बट रियलिटी में इंडिया में इनइक्वालिटी इतनी है। देखो ना, 10% हमारे देश की पॉपुलेशन 4 गुना ज्यादा रिसोर्स रखती है बॉटम 90% पॉपुलेशन से। हमारी देश के अंदर वी आर लिविंग लाइक ए पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड। जो गरीबों में सबसे गरीब है, जिसको गांधी जी एम्पावर करना चाहते थे, गांधी जी ने सिद्धांत दिया अंत्योदय का, बॉटम ऑफ द पिरामिड। गरीबों में भी सबसे गरीब अंत्योदय, हर अंतिम व्यक्ति को हम लाभ देना चाहते हैं, गरीबी से बाहर लाना चाहते हैं। सो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करता है, चाहे आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट देख लो। मैंने अभी आपको एक डेटा पॉइंट बताया, ये मेंस में लिखने काम आते हैं। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देख लो इंडिया की, कौन सी बहुत अच्छी है। करंट रैंकिंग आपको पता ही है, बताइए क्या करंट रैंकिंग है इंडिया की। सो ऐसे पैरामीटर्स पर जहां पर इनइक्वालिटी को हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कैसे हम डेवलपमेंट ला सकते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि इनइक्वालिटी है बहुत ज्यादा। तो इसलिए इक्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, खासकर हमारी सोशल लाइफ में। गवर्नमेंट की पॉलिसीज बने तो इक्वालिटी के बेसिस पे बने, सोसाइटी के भले के लिए बने, और इसके साथ साथ हर इंसान को एक दूसरे को इक्वल तरीके से ट्रीट करने का मौका मिले। तो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट खासकर इंडिया के अंदर, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से इसका जन्म हुआ, बट ओरिजिनली ये फ्रेंच आइडियल का एक पार्ट है। फ्रांस में किंग लुई नाम के एक राजा होते थे, उनकी वाइफ भी होती थी मैरी एंटोनेट। मैरी एंटोनेट वाज अ वेरी व्हाट टू से अबाउट हर, शी वाज समथिंग, बस यही बोल सकता हूं। उनको बोला मैडम बहुत गरीबी है, हमने 4 दिन से ब्रेड नहीं खाई। ब्रेड नहीं है खाने को, केक खा लो। अच्छा, मतलब यार खाने के लाले पड़े हुए और मैडम को पता ही नहीं है गरीबी होती क्या है। तो ये फ्रांस के अंदर, फ्रांस के लोग अपने राजा से और अपनी अपनी रानी से और अपने एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत परेशान थे। वहां सिस्टम ऐसा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले की बात बता रहा हूं, कि जो टॉप 2 कम्युनिटीज थी, जिसमें प्रीस्ली क्लास, क्लेरिक प्रीस्ली क्लास हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर क्लास हो गए, वो अमीर भी थे और उनके ऊपर टैक्स का बोझ कम से कम था। जो गरीब थे वो गरीब होने के बावजूद सबसे ज्यादा टैक्स बियर करते थे। वहां के लोगों ने कहा क्या क्या चल रहा है, ये नहीं चलेगा, सॉरी। खूब कोशिश करी जनता को रोकने की, कभी टेनिस कोर्ट चले गए, कभी बैस्टील का फोर्ट तोड़कर लो अपने लोगों को आजाद करवा लिया, किंग लुई को जान से मार दिया जब भागने की कोशिश कर रहे थे, गियोटीन दिया गया। वहां पे पहले फांसी नहीं होती थी फ्रांस के अंदर, और आविष्कारी चमत्कारी तरीका होता था। लोगों को लिटा के सर के ऊपर ऐसा एक बहुत बड़ा सा मेटल का चाकू टाइप होता था, धारदार चाकू भी क्या बोलूं उसे, मतलब बहुत बड़ा एक मेटल का पीस होता था, और वो गिरता था और धड़ पे गिरता था तेजी से, और धड़ अलग हो जाता था शरीर से। हेड एंड बॉडी गेट्स डिवाइडेड एंड सेपरेटेड, ऐसा होता था। ये अचानक से ऐसे गिरेगा ग्रेविटी से और ढक, पुरानी पिक्चरों में आप सबने देखा हो शायद। तो राजा जी भागने की कोशिश कर रहे थे, फिर जनता ने कहा कि अब आगे से ऐसा ना हो, तो LEF 3 चीजों को बढ़ावा देते हैं। कई सारे फ्रेंच फिलोसफर थे, उन्होंने भी इस चीज को रोमांटिसाइज किया। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, फ्रीडम। इक्वालिटी, दैट नो रिच पुअर, नो डिवाइड इन सोसाइटी, एवरीबडी इक्वल, सब एक जैसे। फ्रेटर्निटी, दैट वी आर फ्रेंच एंड वी आर फ्रेंच एंड नॉट एनीथिंग एल्स। इंडिया में भी इक्वालिटी की मांग दलित कम्युनिटी ने करी, विमेन, महिलाओं ने अपने लिए इक्वल अधिकार मांगने की कोशिश करी। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में हमने 1/3 रिजर्वेशन देकर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किया फीमेल्स का, पर आज भी लोकसभा और विधानसभा में रिजर्वेशन नहीं है फीमेल्स के लिए, एंड 10-12% सीट्स ही फीमेल्स के पास है आउट ऑफ टोटल सीट्स। इसके अलावा अफ्रीका, एशिया, अलग अलग कंट्री में हमने फ्रीडम स्ट्रगल देखा। मैंने नेल्सन मंडेला, मैंने अलग अलग जगह पे आपको एग्जाम्पल दिए थे अभी कुछ टाइम पहले। सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी को हमने दुनिया में अलग अलग तरीके से ऐसे बढ़ते हुए देखा। ऑल ह्यूमन बींग्स should be given same respect and they should be treated on the grounds of humanity। आत्मसम्मान तो हर इंसान के पास है ना, सबको आप मानवता के हिसाब से तो ट्रीट करोगे, इसलिए इक्वालिटी जरूरी है। आपने अगर भगत सिंह मूवी देखी है, उसमें दिखाया एक इंडियन गलती से, एक सिनेमा थिएटर होता था, सिनेमा देखने जाते हैं, एक इंडियन गलती से ब्रिटिश के बॉक्स पे जाके बैठ जाते हैं,
गलती हो जाती है, और ब्रिटिशर्स उन्हें बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं। ये हाल था इंडियंस का। टॉयलेट्स अलग होते थे इंडियंस के लिए, रेस्टोरेंट्स अलग होते थे, लिखा जाता था डॉग्स इंडियंस एंड ब्लैक्स आर नॉट अलाउड। ये सब हमने दूर किया। हमने इंडिया में लोगों को इक्वालिटी से ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया, इक्वालिटी का ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया, ह्यूमैनिटी के आधार पर लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी। ट्रीटिंग पीपल विद रिस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट। डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है, डिस्क्रिमिनेशन भी दो तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे फ्रीडम हमने दो तरीके से देखा था। डिस्क्रिमिनेशन कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन आपको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन देखने मिलेगा। जैसे मैंने बताया था अलग अलग लाइंस, एक लाइन सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए, एक लाइन है दिव्यांगजनों के लिए। ये भेदभाव हो रहा है पर किसी अच्छाई को अचीव करने के लिए। इसी तरीके से नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन कि आप किसी एक पर्सन को राइट, वो अधिकार जो उन्हें मिलने चाहिए वो नहीं दे रहे हो। इसलिए डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप का हो सकता है। ट्रीटिंग पीपल विद इक्वल रिस्पेक्ट, इट डजंट मीन दैट यू आर सबको इक्वली आप ट्रीट कर रहे हो तो ये गलत है, सही है। आपको इस बेसिस पर कंपेयर नहीं करना। ट्रीटिंग पीपल विद इक्वल रिस्पेक्ट नीड नॉट मीन ऑलवेज ट्रीटिंग देम इन एन आइडेंटिकल वे। समटाइम्स टू केटर टू देयर स्पेसिफिक नीड्स, लोगों की जरूरतों को समझकर। जैसे रिजर्वेशन है, लोगों की जरूरत को समझकर है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, बेटियों के लिए स्पेशल प्रोविजन बना रहे हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। संख्या कम है ना उनकी, सेक्स रेशो कम है ना उनका, उसको बढ़ावा देने के लिए। तो हमारी सोसाइटी अगर स्मूथली चलाना चाहते हो, इफ यू वांट द सोसाइटी टू रन स्मूथली, इट रिक्वायर्स डिवीजन ऑफ वर्क अमंग्स पीपल। बट किसी को उसके काम के आधार पर डिसरिस्पेक्ट ना करें। जो ओरिजिन था हायरार्की का सिस्टम, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का बना, ओरिजिनल सिस्टम इक्वल था। अब उसे हायरार्की में हमने कंपेयर कर दिया, बिल्ड कर दिया, ऊपर से नीचे तक काम डिवाइड करा था पहले। उस बेसिस पर यह सिस्टम बना था कि तुम प्रीस्टली क्लास हो, तुम वॉरियर क्लास हो, तुम बिजनेस करोगे, तुम मीनियल वर्क करोगे। पर अब ये रिजिड हो गया और उससे डिस्क्रिमिनेशन पैदा हुआ, इसलिए हम इसको खत्म करना चाह रहे हैं। ये आपको बात समझना है। तो जब लोगों को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, कई बार जैसे जेंडर के आधार पे, मेल्स के लिए कई बार अलग लाइन होती है, फीमेल्स के लिए कई बार अलग लाइन होती है, बट नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन अनएक्सेप्टेबल है। ऐसा नहीं है, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। इनइक्वालिटी इज अनएक्सेप्टेबल। देखो मैं जानता हूं हर इंसान की इच्छा अलग है, हर इंसान की सोच अलग है, हर इंसान सक्सेसफुल नहीं हो सकता, बट गवर्नमेंट कम से कम कुछ लोगों को बेसिक मिनिमम फैसिलिटी प्रोवाइड करे। जैसे अभी पेंशन फैसिलिटी है बुजुर्गों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए जो कि अपने लिए कमा नहीं सकते, वो आर सीनियर और वो आर ओल्ड एज्ड, उनको हेल्प करने के लिए। किसानों के लिए 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दिए जाते हैं। विधवाओं के लिए, विडोज के लिए पेंशन है सरकार की तरफ से। दिव्यांग जन, विकलांग जन के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए रिजर्वेशन है, अलग अलग प्रोविजन है। ये सब क्यों है? क्योंकि दोज हु आर इन अनइक्वल सिचुएशन, उनको हम कमिटमेंट दे रहे हैं कि हम हर तरीके के डिफरेंसेस दूर करेंगे। आपके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने पड़े तो वो भी बनाएंगे। इसलिए आपको स्पेशल ट्रीटमेंट रिसीव करने का मौका मिल रहा है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है कि आप अगर बाय बर्थ या सोशल सर्कमस्टेंस या किसी सर्कमस्टेंस से अनइक्वल सिचुएशन में चले गए तो आपकी हेल्प करेंगे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी शुड बी देयर। एंड इसी बात पर आप समझिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ लोगों को ही अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मतलब सोसाइटी में फ्रीडम एग्जिस्ट नहीं करती। एंड एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप देयर इनहेरेंट स्किल्स एंड टैलेंट। हर इंसान के पास समान अधिकार है, अवसर है कि वो अपनी खुद की कुशलता, अपने खुद के टैलेंट को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपने गोल्स पूरे कर सकते हैं। यूपीएससी भी इस चीज के लिए आपके लिए कॉमन एग्जाम रखता है। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की कॉमन स्टेजेस है। इसमें किसी गरीब परिवार के व्यक्ति के पास भी उतने ही स्कोप है, उतने ही चांसेस है जो एक अमीर परिवार का व्यक्ति रखता है। हाँ ये है कि somebody who's coming from a rich family, कोई एक अमीर परिवार का शख्स है, who's from a rich family, they might be having more resources in comparison to a poor person, like books, like material, like teaching। मैंने बताया लाख लाख रुपए के कोर्सेज हैं यूपीएससी के। ओल्ड राजेंद्र नगर जाके देखिए एक बारी, मुखर्जी नगर जाके देखिए एक बारी, 1-1.5 लाख तो ऐसे ही चार्ज किया जाता है और हम भी देकर आ रहे हैं, उस सिस्टम के थ्रू गुजरे हैं। और इस वजह से हम जानते हैं ये कितना ज्यादा किसी को अफेक्ट कर सकता है। अपॉर्चुनिटी सीज हो जाती है लोगों की। लेट्स से किसी की फैमिली में इतनी वेल्थ नहीं है, इतना पैसा नहीं है, तो क्या वो पढ़े नहीं? क्या वो आगे जाने की कोशिश करे नहीं?
इसलिए तो एजुकेशन में भी अफोर्डेबिलिटी जरूरी है। दैट इज व्हाट आवर मोटो इज। अब इसी तरीके से जब मैं आपको बता रहा हूं कि जब लोगों के स्किल टैलेंट को आप ऐसे ग्रो करोगे तो अपॉर्चुनिटी अपने आप ही कैप्चर कर पाएंगे। यार कोई अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने के लिए मेरे अंदर का टैलेंट, मैं एक हीरा हूं पर खोखला हूं। मैं एक हीरा हूं जो तराशा नहीं गया हूं। जब तक तराशे नहीं जाओगे तो आगे कैसे चमकोगे? तो आपके गोल्स, आपके एम्बिशंस को पूरा करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और उसके लिए इक्वालिटी बहुत जरूरी है। अगर लैक ऑफ इक्वालिटी होगी या सिर्फ लोग जो स्टेटस रसूख वाले हैं या वेल्थ, जिनके पास संपत्ति बहुत है या प्रिविलेज क्लास है, वो लोग बेनिफिट लेंगे और इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी, चाहे एजुकेशन सेक्टर में, चाहे हेल्थ सेक्टर में, चाहे हाउसिंग सेक्टर में। इसीलिए तो सरकार पीएम आवास योजना के तहत लोगों को घर प्रोवाइड कर रही है, मकान प्रोवाइड कर रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसलिए हेल्थ के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, एम्स है, आयुष्मान भारत योजना शुरू करी है। 5 लाख रुपए एक फैमिली को अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मिलते हैं 1 साल में, ताकि देश के 50 करोड़ लोगों को फायदा हो। एजुकेशन के अंदर राइट टू एजुकेशन हम लेकर आए 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए, मिड डे मील लेकर आए। स्कूल में भूख लगेगा तो यू कैन ईट, खा पाओगे। तो मैं यही तो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और लॉट ऑफ इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट, अ लॉट। देखो इनइक्वालिटीज भी ना कुछ तो नेचुरल है और कुछ है सोशल, सोसाइटी ने जो बना दी। अब नेचुरल समझिए जरा, नेचुरल कैसे आती है? इट एमर्जेस बिटवीन पीपल एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट कैपेबिलिटीज, टैलेंट एंड चॉइसेस। अब कुछ लोग हैं, मेरा एक दोस्त है, वो 100 मीटर की रेस 10.7 10.6 में कंपीट करता है। इज वेरी टैलेंटेड, वेरी वेरी टैलेंटेड। अब तो बूढ़ा हो गया और छोड़ दिया अब तो स्पोर्ट्स, बट वेरी वेरी फास्ट पर्सन। नेचुरल कैपेबिलिटी थी, टैलेंट था। 6 फीट 2 इंच का लंबा चौड़ा हरियाणा का छोरा, रोज 2.5 से 3 लीटर दूध पीता था भाई। तो नेचुरली ही हैड दैट टैलेंट। लॉन्ग लेग्स, कुड रन, कुड स्विम, तैर सकता था, भाग सकता था। तो नेचुरल इनइक्वालिटीज ऐसे एग्जिस्ट करती हैं कैपेबिलिटीज के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से। सम पीपल आर जस्ट बॉर्न टैलेंटेड एंड सम पीपल यूज हार्ड वर्क टू बी कॉल्ड टैलेंटेड। Some people are born talented and some people use their hard work to be called talented. दूसरे लोग तो बोलते हैं आप में तो बहुत टैलेंट है, अरे मेहनत करिए भाई, ऐसे थोड़ी ना। तो इसलिए आप नेचुरली कुछ लोग कैपेबिलिटी के साथ पैदा हो रहे हैं। दूसरा सोसाइटी ने तो भी तो कुछ इनइक्वालिटीज पैदा कर दी। और ये इनइक्वालिटीज, ये जो प्रॉब्लम्स पैदा हुई हैं, ये सोसाइटी में कुछ लोगों को दूसरे लोगों के द्वारा एक्सप्लॉइट होने देती है। एक्सप्लॉइटेशन देखने मिलता है। नेचुरल इनइक्वालिटीज भी हैं और सोशल इनइक्वालिटीज भी हैं, अलग अलग लोगों की एबिलिटी के हिसाब से। सोशल इनइक्वालिटी सोसाइटी क्रिएट करती है, सोसाइटी की वजह से क्रिएट होती है। जैसे ब्लैक पीपल इन अफ्रीका, वहां पे सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट हुई इंडिया में दलित कम्युनिटी के साथ। अच्छा, नेचुरल इनइक्वालिटी का एग्जांपल देता हूं। स्टीफन हॉकिंग्स का तो सबने नाम सुना होगा, जीनियस। एस रामानुजन का आपने एग्जांपल सुना होगा, मैथमेटिकल जीनियस, एस रामानुजा सर, रामानुजम सर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बॉर्न जीनियस, दीज गाइज वर, दे हैड नेचुरल टैलेंट। सो लाइक वी हैव टू से, अगर वो अलग है, स्पेशल है तो बोलना पड़ेगा। बट कुछ लोगों के साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उनका टैलेंट ही बाहर नहीं आने दिया। जैसे अफ्रीका के अंदर ब्लैक कम्युनिटी का मैंने बताया। और इसी वजह से ये डिफरेंसेस जो पैदा होते हैं, इस वजह से अपॉर्चुनिटीज चली जाती हैं लोगों के पास से, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट होती है। इसलिए तो मैंने बताया इनइक्वालिटी नेचुरल भी हो सकती है और सोशल भी हो सकती है। बाकी मैंने बता तो दिया ही था, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक 3 प्रकार की इनइक्वालिटी होती है। अब पॉलिटिकल इक्वालिटी है, अगर हम इक्वालिटी अब लाना चाहते हैं तो इक्वल सिटीजनशिप होनी चाहिए हर मेंबर के पास, हर कंट्री के सिटीजन के पास। सब इक्वल होने चाहिए, सिंगल सिटीजनशिप होनी चाहिए, वो हमने इंडिया में क्रिएट करी है, पॉलिटिकल सिटीजनशिप, पॉलिटिकल इक्वालिटी। राइट टू वोट एंड कंटेस्ट इन इलेक्शंस, वोट करने का अधिकार और इलेक्शंस में खुद खड़े होने का अधिकार, ये भी दिया है। और ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। संविधान के आर्टिकल 324 325 के तहत, अलग अलग आर्टिकल्स के तहत आपको राइट टू वोट एंड फाइट इन इलेक्शंस दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया है। अगर आप सब इक्वल सिटीजन हैं तो ये सारे अधिकार तो होने चाहिए, फ्रीडम्स होनी चाहिए आपके पास। दी है आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 21 में अलग अलग फ्रीडम दी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात व्यक्त करने का, रखने का अधिकार। फ्रीडम ऑफ लाइफ, जीवन का अधिकार। तो आपको देखने मिल रहा है इस तरीके से हम सिटीजन को कई सारे इक्वल राइट्स ग्रांट कर रहे हैं, ताकि इनइक्वालिटीज अलग अलग स्फीयर में अलग अलग तरीके से दूर हो सके, पॉलिटिकल रिसोर्सेज सबके लिए इक्वल हो और एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो। एक लेवल प्लेइंग फील्ड, सबके लिए एक समान दर्जा क्रिएट हो।
सोशल इक्वालिटी को लाने के लिए भी सोसाइटी में पहले जो डिस्क्रिमिनेशन था उन्हें खत्म करो। वो कब होते हैं? जब लोग सोचते हैं कि ये मुझसे अलग है, जैसे दलित कम्युनिटी के साथ, विमेन कम्युनिटी के साथ, वो खत्म करो। ऐसी प्रथाएं जो इन भेदभावों को बढ़ावा देती हैं, जो सच कस्टम्स हुआ प्रमोटिंग सच डिस्क्रिमिनेशन, रिमूव देम सो दैट इक्वल अपॉर्चुनिटी कैन बी प्रोवाइडेड। ठीक है ना? अदरवाइज इट विल बी ए वेस्टेड अपॉर्चुनिटी। पोटेंशियल ही नहीं लोगों का यूज कर पाओगे अगर उनके साथ भेदभाव होगा। टैलेंटेड लोग हैं हमारे देश के, उनका इस्तेमाल करो। लास्टली इकोनॉमिक इक्वालिटी, कि एक व्यक्ति ही अमीर होता जा रहा है, बाकी लोग गरीब होते जा रहे हैं। इसके लिए हम टैक्स लगाते हैं, सरचार्ज लगाते हैं, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगाते हैं कई बारी, अमीरों के ऊपर सरचार्ज, जिसे टैक्स ऑन टैक्स कहा जाता है। जीएसटी भी अलग अलग स्लैब्स में बटा हुआ है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स 0%, 5%, 12%, 28% वाला सबसे एक्सपेंसिव वाला है, कि जो बिल्कुल लग्जूरियस गुड्स हैं। ऐसी चीजें जो बहुत लग्जरी होती है, महंगी गाड़ी खरीद रहे हो, BMW, ऑडी, देना पड़ेगा भैया, बहुत पैसा है तुम्हारे पास। गवर्नमेंट अलग अलग चार्जेस लगाती है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी या वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन को रोकने के लिए। गवर्नमेंट स्कूल तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं ताकि लोग इलाज करा सके, अपना एजुकेशन ले सके, ताकि पैसे ना उनके इस चीज में जाया हो। सो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी हम, मैंने बताया, बहुत सारी स्कीम्स भी चला रहे हैं ताकि लोगों को एक बेटर इकोनॉमिक कंडीशन प्रोवाइड कर सके, सो दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ शुड नॉट बी इन द हैंड ऑफ ओनली फ्यू पीपल, इट शुड बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ही आपको देखने मिलेगा संपत्ति नहीं होनी चाहिए, सब में बराबर बटी होनी चाहिए। इट शुड बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। तो मैं इक्वालिटी कैसे प्रमोट करूं? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? इक्वालिटी प्रमोट करनी है, प्रमोट कैसे करेंगे? लॉस के थ्रू, फॉर्मल इक्वालिटी आएगी कानून के थ्रू। वो कर दिया हमने, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, थैंक्स टू अंबेडकर जी, दिस इज पॉसिबल नाउ। लोगों के प्रिविलेजेस खत्म करो, हाँ वो भी किया हमने। इंदिरा गांधी जी ने तो इनफैक्ट प्रिवी पर्स तक खत्म कर दिया था। मतलब जो राजे महाराजे होते थे ना पहले के टाइम पे, वो इंडिया में ज्वाइन किए थे, तो उनको कुछ फिक्स्ड इनकम पेंशन की तरह दी जाती थी, कि अब राजे हैं, शौक भी बहुत होंगे, रजवाड़ों के शौक भी बहुत होंगे, उनको पूरा करने के लिए पेंशन मिलती थी प्रिवी पर्स के तहत। इंदिरा गांधी जी ने प्रिवी पर्स सिस्टम खत्म कर दिया कि अब कोई पैसा नहीं देगी सरकार, वो खुद कमाओ खुद खाओ। बहुत मजे उड़ा लिए। बैंक को नेशनलाइज किया था, इसी तरीके से एग्जाम्पल दे रहा हूं। फिर अलग अलग स्कीम आई, मनरेगा हो गई, पीएम किसान योजना हो गई। सरकारी बैंक क्रिएट करे इंडिया में कई सारे, ज्यादातर प्राइवेट होते थे, गरीबों को लोन तक नहीं मिल पाता। आज 40% लोन गरीबों को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तौर पे मिलना चाहिए, कि अगर बैंक 100% लोन देता है तो 40% गरीबों को एजुकेशन के लिए, अगर छत पे सोलर पैनल वगैरह लगाना चाहते हो उसके लिए, एक्सपोर्टर हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो, बच्चों के एजुकेशन लोन के लिए मिलना चाहिए। इसे कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्राथमिकता के तौर पे लोगों को आप उधार दे रहे हो पैसा। तो इससे आपको देखने मिलेगा इक्वालिटी इंडिया में प्रमोट हुई है। अच्छा, जो अनइक्वल सिचुएशन में उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करो। डिफरेंटली एबल्ड हो गए, अब जैसे फीमेल्स हैं, कॉल सेंटर में काम करती है, रात की शिफ्ट है, उनको कैब प्रोवाइड करो, उनको ज्यादा जरूरत है। डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, उनको ऐसे फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, व्हील चेयर फैसिलिटीज, एक्सेसिबल फैसिलिटीज। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन हमने चलाया है, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के तहत लोगों को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में प्रॉपर, जैसे व्हील चेयर पे है कोई, तो रैंप होना चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए, लिफ्ट का फायदा होना चाहिए, लोगों को हेल्प मिलनी चाहिए इस तरीके से। विमेन जो कॉल सेंटर्स में काम करती है, उनको मैंने बताया, उनको अलग से आप हेल्प प्रोवाइड करो, कैब फैसिलिटी देकर, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देकर। ये नहीं कह सकते वो खुद मैनेज करें, फिर तो आप कह रहे हो कि महिलाएं जॉब ही ना करें, गलत है ना। तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट कई जगहों पे जस्टिफाइड है। समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू ट्रीट पीपल इन अ डिफरेंट वे टू एंश्योर दैट दे गेट इक्वल राइट्स। इसके अलावा एफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन, हमने रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है, एफर्मेटिव एक्शन प्रोवाइड किया है हमारे देश में, जो कि इस आइडिया के बेसिस पे है कि फॉर्मल इक्वालिटी कानून से क्रिएट कर दी, ये सही नहीं है। ये बोल दिया कि सब इक्वल है, ये सही नहीं है, कुछ और करना पड़ेगा। आपको इनइक्वालिटीज खत्म करनी होगी जो हमारे समाज में सदियों से बसी हुई हैं। उसके लिए जो लोग सदियों से एजुकेट नहीं हो पाए, उन्हें एजुकेट करो, जॉब्स दे सको। इसलिए एफर्मेटिव एक्शन, इसलिए रिजर्वेशन क्रिएट किया। रिजर्वेशन सिर्फ पहले कास्ट बेसिस पे था, अब इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पे भी हो गया, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए भी है। तो रिजर्वेशन अलग अलग रूप से हो सकता है, एफर्मेटिव एक्शन अलग अलग रूप से हो सकता है। इनफैक्ट एफर्मेटिव एक्शन इज अ बिगर सर्कल। ये एफर्मेटिव एक्शन है। वेन डायग्राम तो आपने कराई होगा कभी ना कभी। अब इसके अंदर पार्ट्स हैं,
रिजर्वेशन एक पार्ट हो गया, एजुकेशन देना, स्कूल में छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप देना वो एक पार्ट हो गया, बेसिक फैसिलिटीज देना, जॉब्स में हेल्प करना, जॉब्स प्रोवाइड करना वो एक पार्ट हो गया। लोग सोशल प्रेजुडिस, सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करें तो लॉज लेकर आना, जैसे हमने आर्टिकल 18 बनाया कि किसी के साथ आज अनटचेबिलिटी नहीं हो सकती है। हॉस्टल्स बना के दिए उन बच्चों को जो स्कूल घर से बहुत दूर होता था तो नहीं जा पाते थे, फीमेल्स के लिए हॉस्टल बनाए, रहने के लिए हॉस्टल बनाए। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स, नवोदय विद्यालय जैसे इंस्टीट्यूशन बनाए ताकि बच्चों को हॉस्टल मिले, स्कूल के साथ साथ रहने का भी मौका मिले। तो ये सारे हमने प्रोग्राम्स क्रिएट करे हमारे देश में ताकि लोगों को एफर्मेटिव एक्शन मिल सके। तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट अगर आप कर रहे हो इस तरीके तो जस्टिफाइड है, बुरा नहीं है, गलत नहीं है, ताकि एक जस्टिशिएबल सोसाइटी जहां पर न्याय सबसे ऊपर हो, एक इक्वल सोसाइटी आप क्रिएट कर सको, ताकि जिनके पास स्पेशल पावर है, स्पेशल प्रिविलेज है, ऐसे ग्रुप्स जो डोमिनेंट है, उनसे पावर लेकर आप शेयर कर सको, पावर शेयरिंग हो सोसाइटी में बाकी कम्युनिटीज के साथ भी। इसके अलावा फेमिनिस्ट मूवमेंट, विमेन मूवमेंट हमारे देश में चला, दुनिया भर में चला कि उनको भी इक्वल ट्रीटमेंट, सोसाइटी में इक्वल पोजीशन मिलनी चाहिए। कई सारे ऐसे प्रोविजन हम हमारे देश के अंदर लेकर आए हैं ताकि सोसाइटी को ऑल इक्वल बना सके। कई सारे थ्योरिस्ट का यही सुझाव है कि इन मेथड्स को यूज करके हम हमारी सोसाइटी को और ज्यादा इक्वालिटी की तरफ ले जाएंगे, हम अपनी सोसाइटी को और ज्यादा इक्वालिटी की तरफ ले जाएंगे, इन इक्वालिटीज को एलिमिनेट कर पाएंगे, खत्म कर पाएंगे, जो कि डीप रूटेड है हमारे सोसाइटी में। ऐसी इनइक्वालिटीज को हम खत्म करेंगे और फॉर्मल इक्वालिटी बाय लॉ हम इंडिया में लोगों के बीच में लेकर जा पाएंगे। जो मॉडर्न सोच है उसको लोगों तक पहुंचा पाएंगे। फॉर्मल इक्वालिटी का सिस्टम आना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन भी तो कहता है ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 में कहता है डिसेंट, रेसिडेंस, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकती स्टेट आपके साथ। आर्टिकल 17 में टचेबिलिटी अबॉलिश करता है। तो ये क्या है? ये फॉर्मल इक्वालिटी लाने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वोट करने का सबको अधिकार दे दिया, जो भी 18 साल से बड़ी उम्र के हैं। ये क्या है? गरीब अमीर हर इंसान को अधिकार दे दिया, पुअर रिच एवरीबॉडी हैज नाउ द राइट टू वोट। व्हाट इज दिस? इजंट दिस एन एग्जांपल ऑफ एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी? यस, दिस इज। एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं फीमेल्स को, जो आज तक घरों में ही बंद रहती थी, उनको भी एजुकेशन देकर आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो फीमेल का जेंडर रेशो घटता जा रहा था, बच्चियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था, उसको रोकने के लिए लॉज बनाए हैं। सोसाइटी की सोच चेंज करने के प्रोविजन बनाए हैं। कास्ट सिस्टम के खिलाफ काम किया है। मैनुअल लेबर रोकने की कोशिश करी है, मैनुअल स्कैवेंजिंग रोकने की कोशिश करी है, ताकि इनइक्वालिटीज खत्म हो, प्रिविलेजेस लोगों के जो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं वो खत्म हो और इनइक्वालिटीज भी खत्म हो, ताकि भेदभाव खत्म हो। तो ये सब क्यों किया गया? ताकि सोसाइटी में इक्वालिटी आ सके। दीज आर द वेज, दीज आर द मेथड्स, एंड दिस इज व्हाट वी नीड इन टुडेज सेंचुरी, टुडेज टाइम पीरियड। ऑलराइट, थैंक यू। आपका अब जो सवाल है मैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर 11th क्लास की एनसीईआरटी तो आप पूछ सकते हैं डाउट। आप सबका माइक ओपन करो, जिनके सवाल ना हो वो खुद को म्यूट रखें और काइंडली डेकोरम मेंटेन करें। वन बाय वन प्लीज। Sir, can I ask? प्लीज आस्क। Sir, you told about political theory. You told that political theory is a basic means which tells ideas about liberty, freedom. Sir, you told about the political theory like it expresses the idea of freedom, liberty, republic. Sir, don't you think political theory or constitution is one and the same thing? Because both reflect the ideas in a written framework. So it's one and the Political theory is based on constitutional ideals. It has to mean the same thing. It has to be same. मैंने कब बोला अलग अलग है दोनों? वो उसी के बेसिस पे इवॉल्व हुआ है। And sir, बास का आपने कुछ बताया था सर, ये क्या? तो मेरे को समझ नहीं आया। वाइट सुपीरियोरिटी, हम अंग्रेज हैं, हम गोरे हैं, हम ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, ये जो अफ्रीका के लोग हैं इनको क्या अकल है, ऐसी सोच। And sir, freedom और liberty is one and the same thing. यस, कई बार बोला मैंने, यस। अच्छा, जिनके डाउट्स नहीं है वो एक सेकंड, जिनके डाउट्स नहीं है वो जा सकते हैं, और जिनके डाउट्स हैं वो रुक जाइएगा प्लीज। दिव्यांग, एक सेकंड, एक और चीज, दिव्यांग जन कौन से ट्राइब है? अरे भाई कहाँ जी रहे हो? दिव्यांग जन का मतलब जो विकलांग है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, जिनको देखने में सुनने में दिक्कत है, विजुअली इंपेयर्ड पीपल, डेफ, जो भी अलग अलग तरीके से फिजिकली डिसेबल्ड हैं, उन लोगों को अब हम दिव्यांग जन कहते हैं, थैंक्स टू मोदी जी। कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस किया था यार, इतना तो अखबार पढ़ते रहा करो यार जिंदगी में। आप बोलो। And sir, आपने बोला कि हम लोग influence we give the citizenship to the people who came from Bangladesh or Pakistan or from other countries. Sir, don't you think the overpopulation of country,
we are already populated and we are getting populated. But can you close your eyes while your neighbors are being butchered? Sir, your voice is getting echo. प्लीज अपने आप को बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए. आपके एंड पर वॉइस एको हो रही है. प्लीज काइंडली कीप योर सेल्फ म्यूट. एक एक करके सबका जवाब दे दूंगा आपको मैं. आपने कहा दूसरे देश के लोगों को नागरिकता दे रहे हैं, ठीक है, बट वो जाए तो जाए कहाँ? कोई और देश उन्हें एक्सेप्ट कर ले. सऊदी को बोलो, अफगानिस्तान को बोलो, बांग्लादेश को बोलो. वो नहीं कर रहे ना, तो हमें करना पड़ेगा. Overpopulated. आई नो वी आर ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड, बट कैन यू लेट पीपल डाई इन फ्रंट ऑफ योर आइज? टाइटैनिक पिक्चर देखिए. Yes, sir. बोट के अंदर और लोग आ सकते थे, पर अमीर लोगों को अलग से बैठ के जाना था, ये कहकर कि यार ऐसे ही बहुत ज्यादा लोग हैं तो बाकी लोगों को मरने दें. मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म का क्या फर्क है? यार मार्क्सिज्म तो पहले भी बताया ना, इसलिए आज नहीं बताया मैंने. मार्क्सिस्ट थिंकिंग होती थी कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के हिसाब से. तो राहुल, आपने शायद प्रीवियस क्लास में तो देखी नहीं है, एक बार देख लेना. Hello. यस यस प्लीज. Hello. हाँ जी, Hello. हाँ पूछिए पूछिए. Hello, sir. हाँ पूछिए. Myself, Nitin, sir. ओके. There is controversy issuing restriction of some Dalit Muslims and Dalit Christians, sir. What is the controversy with respect to? Giving access to Dalit Muslims and Dalit Christians, sir. What is the controversy? It should be given. Why shouldn't it be given? ये लोग idea है ना सर, और कुछ स्टेटस. लोग ना सवाल इस बात पे उठाते हैं कि दलित मुस्लिम, दलित क्रिश्चियंस तो हिंदू कम्युनिटी के फोल्ड में नहीं थे, या थे भी तो वो कन्वर्ट हो गए अलग रिलीजन में, तो अब उनको क्यों बेनिफिट मिले? बट टेक्निकली कभी ना कभी तो वो हिंदू होते थे, या टेक्निकली कभी ना कभी अगर वो मुस्लिम कम्युनिटी का भी पार्ट थे तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया. जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप एक वल्नरेबल सेक्शन से बिलोंग करते हो तो रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको मिलना चाहिए. इनडिस्क्रिमिनेटरी, किसी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको मिलना चाहिए. So there is no controversy about it. If people question this, मैंने बता दिया उसके पीछे रीजन क्या है. क्वेश्चन नहीं होना चाहिए. बोलते रहो भैया, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूँ, बोलते रहो. The government is putting schemes in that. Sir, don't you think that there should be a boundary limit, sir? Because constitution से बन रहा था तब से लेकर आज तक दलित और इनके माइनॉरिटीज है. Although improvement has been done in some particular field, so don't you think इसकी boundary line क्या होनी चाहिए? कि या तो जब वो बिल्कुल अनमानी क्रॉस कर दिया तब हम उनको रोकते हैं. सर ऐसे तो हम उनको एम्पावर करते जा रहे हैं, बट दैट्स नेसेसरी. बट कोई बाउंड्री लाइन भी तो होनी चाहिए. Well, how many people have been empowered? As per various research and findings, जितनी पॉपुलेशन दलित कम्युनिटी की है उतने लोग आज तक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं ज्वाइन हो पाए हैं. कई बार बैकलॉग सीट्स भी कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं कि मतलब अगर इस साल रिक्रूटमेंट निकला, उस कैटेगरी से लोग ही नहीं मिले कई बारी. तो आप लोग जब तक सबको यूनिवर्सलाइज्ड एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करोगे, जॉब सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करोगे, तब तक पॉसिबल ही नहीं है. तो ये कहना सही नहीं है कि कब तक, मैं तो नहीं बता सकता कब तक, बट जब तक हम सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं खत्म करते तब तक तो ऑब्वियसली नॉट. और आपने पूछा इतना टाइम हो गया ऐसे प्रोविजंस, एफर्मेटिव एक्शंस को कंटिन्यू होते हुए, तब से लेकर अब तक अगर इतना टाइम हुआ भी है तो आप ये बात समझो ना कि कंट्री की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, हर इंसान तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा. सो ओनली रिजर्वेशन कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. वी नीड अदर पॉसिबल सोल्यूशंस आल्सो, जो कि प्रॉपर्ली लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं. इसलिए रिजर्वेशन इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, और बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है. हाँ तो ईडब्ल्यूएस आया ना दोस्त, ईडब्ल्यूएस आया ना दोस्त उसके लिए. And sir, one more doubt, sir. आपने पर affirmative action, sir, affirmative का मतलब वहाँ word क्यों use किया गया? एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव. एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव. And sir, आपका एक पहले क्लासेस में एक आपका आपने बोला था कि freebies is not adequate to empower the people. Sir, don't you think आपने farmers के लिए बोला कि 13,000 से हड़ताल दिया जाता है और उनको वो फ्री भी नहीं है, वो बेसिक इनकम है, वो अलग कॉन्सेप्ट है. इतना बेसिक इनकम होना चाहिए कि इंसान के पास बिल्कुल लाचार होने का अवसर ना हो. Sir, one last doubt. Sir, you told about due process of law and procedure established by law. Sir, due process of law, can we say that it is practically based and procedure established by law is theoretically based? Yes, you can say that. Yes, next पूछिए मैम, आप कुछ बोल रही थी, प्लीज पूछिए. हाँ सर, मुझे ये पूछना था, जैसे हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन, ये हम लोगों का फंडामेंटल राइट है. ऐसे कंट्रीज है वर्ल्ड में, तो सबको ये होना चाहिए. उन लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा है क्या, मतलब सबको? हाँ, यूएस, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन, या आई एग्री विद यू, नाउ आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन. यस, यूएस के लॉज के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन या प्रोविजंस के अंदर भी ब्लैक्स जो माइनॉरिटीज है उनको एम्पावर करने की कोशिश की जाती है. रशिया के अंदर भी है, कनाडा के अंदर भी है. यस, बाकी कंट्रीज में भी किसी ना किसी फॉर्म में अफर्मेटिव एक्शन है.
अगर कोई कंट्रीज में डिस्क्रिमिनेशन होता है राइट टू एजुकेशन या राइट टू लिबर्टी के ऊपर, तो कोई और कंट्री उसके लिए स्टैंड नहीं दे सकता। क्यों लेगा? उसका क्या मतलब है? वो क्यों आएगा बेगानी शादी में? कोई और क्यों दीवाना बनेगा? बताओ, किसी और को क्या मजा मिलेगा? और पूछो, बोलो बोलो बोलो। एक सेकंड, दक्ष पटेल पूछ रहे हैं वाई कैबिनेट सेक्रेटरी इज नॉट पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। वाई भाई, है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट? क्या पूछ रहे हैं भाई? है वो दक्ष पटेल? Sir, the government is not considering in giving SC status to those Dalit Muslims or Dalit Christians, sir. SC status? Hello? SC status you are saying? Yes, sir. यार बहुत, Yes, sir. The government is not considering to give them SC status. देखो, many people, many castes have been given that status. ये आप ओपनली ऐसे नहीं कह सकते कि सरकार नहीं देना चाह रही। आपको किसने कहा सरकार नहीं देना चाह रही? आपको मोदी जी बता के गए थे कि मैं नहीं देना चाहता। हाँ, ये है कि डिले हो रहा है, पर डिले होने का रीजन ये है ना क्योंकि डेटा सबका कास्ट सेंसस प्रॉपर्ली हुआ नहीं है। भाई, या तो म्यूट कर लो, या तो मतलब आप लोग आईएएस बनना चाहते हो यार, इतना भी मतलब बिहेवियर आपका नहीं है कि आप अपने आप को म्यूट रखो जिनका डाउट नहीं है। आई कैन हियर यू, प्लीज टेल मी। आपने जो मतलब ये पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन के बारे में जो बताया है, जेएस मिल जो है आपने बताया कि बहुत अच्छे फ्रेंच फिलोसोफर थे, उन्होंने काफी सारे ब्रिटिश फिलोसोफर, ब्रिटिश फिलोसोफर, और आपने सब नेल्सन मंडेला के बारे में बताया। सर, थ्योरीज तो महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी थी और बाकी बहुत अच्छे अच्छे विचार पर सेंटर पे थे, लेकिन सर आपने पॉलिटिकल थ्योरीज को केवल यहीं तक लिमिटेड रखा, क्या इतनी की जरूरत है हमें, या फिर हमें और भी ज्यादा पढ़ना चाहिए? पॉलिटिकल थ्योरी में राइट्स ना बोलूं, कुछ बेसिक फीचर्स इन्वॉल्व हैं, इक्वालिटी, फ्रीडम, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म। तो आप अपनी डिबेट उन्हीं तक ही रखिएगा, बिकॉज वो ही पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट है। पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप बैठकर चाय की टपरी पे कि बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, इस पर डिस्कस करोगे। बीजेपी बनी किसी बेसिस पे बनी होगी, कांग्रेस बनी किसी बेसिस पे बनी होगी, आप उस बेसिस को डिस्कस कर रहे हो। तो यस, उतना ही रिस्ट्रिक्टेड रहना है और एनसीईआरटी के स्कोप तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहना है। एक बात और सर मुझे पूछनी थी, सर पॉलिटिकल थ्योरी, फ्रीडम और ये इक्वालिटी जो है सर, हम ये क्या पढ़ रहे हैं एक्चुअली? थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं आ पाती। आप कॉन्स्टिट्यूशन के वो इंपॉर्टेंट आइडियल्स पढ़ रहे हो जो कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, वरना तो ये किसी भी किताब की तरह है। ये आपको कुछ बेसिक राइट्स ऑफर कर रही है जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी जी पा रहे हो। अगर इक्वालिटी का राइट नहीं होता तो किसी राजा के तहत जी रहे होते हैं, रानी के तहत जी रहे होते, जो आपके राइट्स को सप्रेस करता। जस्टिस के तहत नहीं होते तो कोई भी इधर उधर से थप्पड़ मार के चला जाता। तो आपके पास ये सारे बेसिक, तो सर हम कह सकते हैं कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनके प्रॉपर एलिमेंट्स पे की स्टडी करने की, एलिमेंट्स जो है सब किस तरीके से हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। बेसिक स्ट्रक्चर के बाहर भी कुछ चीजें हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स को, बेसिक स्ट्रक्चर ना बोलकर बेसिक्स बोलो। तो सर अभी आपने जो बात कही, तो हमें केवल जिन थ्योरीज के आधार पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ और जिनको हमने एक्सेप्ट किया, हमें केवल उन्हीं थ्योरीज को और आइडियाज को पढ़ना है, बाकी को नहीं पढ़ना। बस नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। हेलो सर। सर मैं दक्ष बोल रहा हूँ। सर आज मैंने जो 20 दिया था एप्लीकेशन पे, हाँ, तो उसमें सर ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी वाला था, तो मैंने 5 में उसके अंदर इंक्लूड हो रहे थे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी। अरे यार, यूनियन एग्जीक्यूटिव एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, तो वो एस्पेक्ट समझाओ ना, किस एस्पेक्ट में पूछा है आपने। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। ऐसे तो आपके जो प्यून होते हैं, क्लर्क होते हैं, यूडीसी, एलडीसी, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, वो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। बट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव 76 आर्टिकल, अलग अलग आर्टिकल्स में जो लिखा है, उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। तो आप ये थोड़ी ना कह सकते हो कि सर इसमें तो आईएएस भी नहीं लिखा, इसमें तो डीएम भी नहीं लिखा, तो क्या वो नहीं है कि एग्जीक्यूटिव? तो वो था एस्पेक्ट आपका। आप खुद ही दो चीजों को एक साथ जोड़ रहे थे। और बोलो। सर एमएलसी इलेक्शन प्रोसीजर। किसका? एमएलसी इलेक्शन प्रोसीजर ऐसे होता है कि कुछ सीटें, 16 सीटें गवर्नर नॉमिनेट करते हैं उस इलेक्शन के अंदर। सेकंड, आपको देखने मिलता है कि जो ग्रेजुएट्स होते हैं स्टेट के, वो कुछ सीटों पे वोट डालते हैं, जिनको कि कुछ 3 साल ज़्यादा ग्रेजुएशन का टाइम हो चुका है। जो टीचर्स होते हैं उनके पास पावर होती है। कुछ सीटें एमएलए चूज करते हैं। इस तरीके से आपका प्रॉपर एक डिमार्केशन होता है और सीट्स एमएलसीज के लिए चूज की जाती है। आम जनता नहीं देती। आम जनता नहीं देती। इनडायरेक्ट इलेक्शन है, सच कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट चली थी कि इनको जनता क्यों नहीं चुन रही है। अगेन, आम जनता अपने एमएलए को तो चूज करती है, तो फिर ड्यूप्लीकेसी ऑफ एफर्ट क्यों करना था? उन लोगों को जो सीनियर्स हैं, जो प्रेस्टीजियस हैं, जो वरिष्ठ हैं, उनको आप ला रहे हो एमएलसी बनाकर,
जो कि चुने भी किसके द्वारा जा रहे हैं, एमएलएस के द्वारा, ग्रेजुएट्स के द्वारा। एक टाइम पे तो ग्रेजुएट होना ही बहुत बड़ी बात होती थी ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। आज तो बहुत कॉमन हो गया, आप सब ग्रेजुएट हो, ठीक है ना। तो उस टाइम पे तो बहुत बड़ी बात होती थी, इसलिए इन सबको मौका दिया था वोट डालने के लिए। Can be formed as discrimination among the society. What? It can be formed as a discrimination in the society. It can be formed as a discrimination. Why? In what context? How can you say that? Yes, sir, because all the people like in MLA election all have right, but in Rajya Sabha like पर्पस अलग है ना बाबू, पर्पस अलग है ना, पर्पस अलग है दोनों का। एमएलए अलग काम करते हैं, एमएलसी अलग काम करते हैं, पर्पस एक होता तो बात आप कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन है। एनसीईआरटी बैच ओनली 1500 रुपीज इट कॉस्ट, बट ये कवर करेगा 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटीज को। अगर आप फुल फ्लेजेड फाउंडेशन कोर्स में नहीं जुड़ना चाहते तो इसमें भी ज्वाइन करके आप समझ सकते हो व्हाट आर द फीचर्स वी आर प्रोवाइडिंग एज पार्ट ऑफ आवर कोर्स। सो डेफिनेटली दिस इज समथिंग विच यू शुड ट्राई एंड यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, कोई भी अगर क्वेश्चन रह जाता है, आओ कनेक्ट होना मेरे टेलीग्राम चैनल पर वसु कटारा स्टडी IQ। मेरे को मेल कर सकते हो wasu.katara@studyIQ.com। तो स्टूडेंट्स आप प्रिपरेशन कर सकते हो एनसीईआरटीज की, जो कि यूपीएससी और बाकी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बिल्कुल फाउंडेशन होता है। इसकी प्रिपरेशन स्टडी IQ IAS के साथ आप जुड़कर लाइव कर सकते हो। 3 से 4 महीने का 100 डेज का ये बैच रहेगा। बैच 2 है, बैच 1 हमारा शाम 7 बजे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, हजारों बच्चे उसमें जुड़े हैं। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है बैच 2, जो अब नया बैच आ रहा है, जो कि 30 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली न्यू ईयर से स्टार्ट हो रहा है आपका बैच, 2023 से स्टार्ट हो रहा है। तो 2023 से आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो लेते हो, सिविल सर्विस एग्जाम को प्रिपेयर करने की, किसी पीसीएस एग्जाम को प्रिपेयर करने की, तैयारी करने की, एक रेजोल्यूशन, एक विश्वास, एक प्रॉमिस खुद से लीजिए और लग जाइए प्रिपरेशन में। फीस भी ज्यादा नहीं है, अफोर्डेबल है आपके लिए, ओनली 1500 रुपीज, जिसमें आपको एक कोर्स अवेलेबल होगा। 12 बजे दोपहर को क्लासेस हुआ करेंगी, 12 से 2:30-3 बजे तक, लगभग 2.5-3 घंटे की क्लासेस डेली होंगी, मंडे टू सैटरडे। मैंने बताया एनसीईआरटी तो बिल्कुल बुनियाद है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए एनसीईआरटी सबसे ज्यादा जरूरी है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में भी डायरेक्टली 30 से 35 सवाल हर साल आपको देखने मिलते हैं एनसीईआरटी से। और आजकल इतनी किताबें मार्केट में आ गई हैं, सबसे बेसिक बुक जिससे क्वेश्चंस निकलते हैं वो एनसीईआरटी ही है अभी भी। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, समझना भी मुश्किल नहीं है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब मैं एक बार आपको पैटर्न दिखा देता हूं, हम क्लासेस किस तरीके से करेंगे, पूरा स्टडी प्लान समझा देता हूं और आपको उससे समझ आ जाएगा कि किस प्रकार हमारी क्लासेस होंगी। जनवरी से ज्योग्राफी से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, 2 जनवरी से 8 फरवरी तक ये क्लास चलेंगी। उसके बाद पॉलिटी एनसीईआरटी कराई जाएंगे, 6 to 12th क्लास कराई जाएंगी, सारी एनसीईआरटी, इसको छूटेगा नहीं, इसकी चिंता आप मत करना। पुरानी नई एनसीईआरटी सबको जोड़कर उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स को एक साथ इकट्ठा करके आपको इस सेशन के थ्रू, इन क्लासेस के थ्रू करने का मौका मिलेगा। उसके बाद पॉलिटी का मैंने आपको बताया, पॉलिटी एनसीईआरटीज मैं खुद कराऊंगा। इकोनॉमिक्स में आपको खुद कराऊंगा, इकोनॉमिक्स में हम 9th to 12th करेंगे, उससे पहले की इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। और पॉलिटी के अंदर 6 to 12th करेंगे। ऐसे ही बाकी फैकल्टी जैसे रोहन त्यागी सर, प्रशांत तिवारी सर, आशीष सर, सौरभ सर, कई सारे टीचर्स हमारे आपको बाकी सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी भी पढ़ाएंगे, साइंस, सोसाइटी एक्सेट्रा। तो ये सब आपको देखने मिल रहा है एज पार्ट ऑफ दिस होल कोर्स। तो ये सब कवर कराया जाएगा और आपका अच्छे से हम सारी बुक्स कवर कराएंगे, न्यू और ओल्ड एनसीईआरटीज का कॉम्बिनेशन करवाएंगे। तो इससे आपका प्रिपरेशन का बिल्कुल फाउंडेशन, बिल्कुल बेस तैयार होगा और आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। तो जरूर जुड़िएगा। जुड़ना कैसे है ये भी मैं आपको बता दूं, आप जाइए studyIQ.com पे, ये हमारी वेबसाइट है। studyIQ.com पे जाके आपको हमारे लाइव कोर्सेज में एनसीईआरटी बैच देखने मिलेगा। लाइव कोर्सेज जैसे ये आपको लाइव 100 डेज बैच 2 देखने मिल रहा है। ईयर एंड सेल के तहत आपको ये कितने का मिलेगा, 1500 रुपीज का। आपको लॉग इन करना है, तो आप लॉग इन करने के बाद ऐसे आप 100 डेज का कोर्स बैच 2 देख सकते हैं। 1599 का दिख रहा है, इतना पे नहीं करना आपको। आप अगर मेरा कूपन कोड यूज करेंगे, वसु लाइफ कूपन कोड, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। मैं सबसे ज्यादा कोर्सेज, सबसे ज्यादा टॉपिक्स इस कोर्स के अंदर ले रहा हूं। हमारे कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपको ऑफर अवेलेबल पे क्लिक करना होगा। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पर उसमें आपको उतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा जितना आपको वसु लाइफ कूपन कोड करके मिलेगा। तो 1499 मतलब 1500 रुपीज का फाइनल अमाउंट आपको पे करना है। 2 साल के लिए कोर्स वैलिड रहेगा। लाइव क्लासेस आपकी चलेंगी लगभग 3 से 4 महीने, 4 महीने टू बी एग्जैक्ट, 100 डेज से तो ज्यादा ही चलेंगी। मैं खुद पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इस बैच में पढ़ाऊंगा। तो जरूर आप सबसे मिलते हैं हमारी लाइव क्लासेस में। जरूर कोर्स लीजिएगा और जुड़िएगा स्टडी IQ IAS के एनसीईआरटी बैच में। गुड लक। आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी। टेलीग्राम ऐप पे जाइए, आपको सर्च करना होगा वसु कटारा स्टडी IQ, अचीव यूपीएससी नाम से ग्रुप देखने मिलेगा। ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो wasu.katara@studyIQ.com पे। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।